ओके, तो आज की डेट है 11 मई 2025। 11 मई 2025 आज की डेट है। और 11 मई 2025 आज की डेट में मैं हमेशा जब आपके पास सामने आता हूँ तो मैं कहता हूँ आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बट अभी कोई टॉपिक है नहीं। ठीक है, तो कोई टॉपिक के बारे में हम क्या ही बात करें। ठीक है, बट कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको समझानी है, और ताकि जो आगे ये सफ़र जब आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो उसमें थोड़ा स्मूथनेस रहे और हम चीज़ों को सही तरीके से समझ पाएँ। तो हाँ रेखा जी, आज मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब हो गया है। ठीक है, तो गला ख़राब हो गया है जिसकी वजह से मतलब आवाज़ में आज वो जो चीज़ें ठीक नहीं है, तो इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको। ठीक है, बट कोई बात नहीं। मेरा पर्सनल मंथ पता है कौन सा चल रहा है? 8। तो ये अंडरस्टूड था। मतलब आप सोचिए कि बहुत अजीब है कि ऐसा नहीं है कि मैं अप्रैल के महीने में एसी चला के नहीं सो रहा था। अप्रैल के महीने में मैं पानी नहीं पी रहा था। अप्रैल के महीने में मैं क्लास नहीं ले रहा था। बिल्कुल ले रहा था। अप्रैल में सब सही था। ठीक है, बढ़िया। क्योंकि पर्सनल क्या चल रहा था? मंथ 7। ठीक है, तो 7 ने इतना कष्ट नहीं दिया। जैसे ही 8 आया, सबसे पहला अटैक किस पे आया? आवाज पे। ठीक है, और मैंने बोला था अपनी फैमिली में कि ये जो मतलब क्या बोलते हैं, अभी ये जो अगला महीना आ रहा है ना, अभी मुझे ना वहाँ वहाँ जाने का मैं प्लान कर रहा हूँ, मतलब बनारस जाने का, काशी जाने का प्लान कर रहा हूँ। तो मैंने न्यूमरोलॉजी लगाई उसमें कि कब जाना चाहिए। तो वहाँ पर उसने बोला ना भैया, आप मई में नहीं जा सकते। तो मैंने कहा मई में क्यों नहीं जा सकते? बोले पर्सनल मंथ 8 आ रहा है। तो मैंने कहा हाँ, बात तो सही है। जब और मैं हमेशा आपसे कहता था एक बात कि अगर नेगेटिव मंथ आता है या नेगेटिव ईयर आता है, दोनों का इम्पैक्ट है सेम। ऐसा नहीं कि सर पर्सनल ईयर 8 आएगा तो वो खराब ज्यादा है और पर्सनल मंथ 8 आएगा तो वो खराब कम है। ना भाई, 8 आ रहा है तो 8 ही है वो। ठीक है, और जिसकी वजह से वो इश्यूज आपके साथ होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और ये यकीन मानिए, जब आपसे मेरी मुलाकात अगले महीने होगी मैं भला चंगा होऊंगा, क्योंकि पर्सनल ईयर सॉरी पर्सनल मंथ 9 आ जाएगा। 9 अपना यार है। ठीक है, तो वहां पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये है ऐसा। ठीक है, बट इट्स फाइन। तो इसलिए मैंने बनारस का जो प्लान था वो अगले महीने रखा है। मतलब अगला अगला महीने में मैं बनारस जाऊंगा। और हमें हमेशा हमेशा इस बात की कोशिश करता हूँ, और एक ये बात मैंने आपको क्लासेस में कितनी बार बोला है कि इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपको डिवाइन पावर की भी ज़रूरत है। तो आपको जब भी मौका मिले, ठीक है, आप अपनी फैमिली के साथ या अकेले भाई किसी सिद्ध पीठ पर निकल जाया करो, और वहाँ जाकर एक आध दिन 2 दिन रहा करो। ठीक है, और ब्लेसिंग लिया करो, दर्शन किया करो। और हमेशा मैं ये सोचता हूँ और हमेशा मैं करता हूँ कि जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था, आपका जो बैच था, जब हमने पढ़ाना शुरू किया था, आई थिंक अक्टूबर का महीना था जहाँ तक मुझे याद है ना। अक्टूबर में हम पहली बार मिले थे। वो तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लो, पहली डेट पड़ी होगी तो वही होगा। तो अक्टूबर जब मैंने स्टार्ट किया था, तो उससे पहले मैं वहाँ गया था। मतलब वहाँ पर क्या बोलते हैं जो नहीं है आपका उज्जैन में, महाकाल का जो मंदिर है। ठीक है, 10 अक्टूबर, हाँ। तो उज्जैन में महाकाल के मंदिर का मैंने ट्रिप किया था, और उसके बाद मैंने बैच शुरू किया था। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखें जो दूसरा मेरा बैच है, ठीक है, जो भी चल रहा है, ठीक है, वो फरवरी में शुरू किया। और उस दौरान मैंने अयोध्या, और अयोध्या का एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया भी था कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो अयोध्या जाने का मौका मिला और कुंभ नहाने का मौका मिला, क्योंकि कुंभ मेरे ख्याल से वो जनवरी फरवरी के टाइम पर ही था। तो वहाँ गया मैं। और अभी क्योंकि नया बैच मेरा 5 तारीख को आ रहा है, और 5 जून 2026 को पहली क्लास लूंगा मैं। तो आपको कैलकुलेट करना चाहिए कि मैंने 5 जून 2026 ही क्यों चुना। ठीक है, तो उस केस में अ, अभी जब मैंने प्लान किया तो मैंने कहा ठीक है भाई, क्लास शुरू करने से पहले गंगा मैया के दर्शन, वहाँ पर डुबकी। और बनारस से बेस्ट जगह क्या हो सकती है अपने अगले नए बैच को शुरुआत करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो अभी वहाँ का प्लान करते हैं। तो 1 से 5 मेरा वहाँ का ट्रिप है। और मैंने इसलिए रखा क्योंकि अगले महीने, क्योंकि पर्सनल मंथ 9 है। 9 बढ़िया है, गाड़ी मैंने ही चलानी है। तो इसलिए मैं अपने हिसाब से देख रहा हूँ कि भैया कौन सा महीना मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आज मुझे आपको बताना है क्या, 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, अब पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है?
पहली इंपॉर्टेंट चीज आपसे गुजारिश है मेरी कि आप सभी लोगों को हल्के हल्के मैं प्रैक्टिस बैच में ऐड कर रहा हूं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐड कर दिया है, ठीक है? तो प्लीज अपना हैंड रेस कर लें जिनको मैंने प्रैक्टिस बैच ग्रुप में ऐड कर दिया है। उस ग्रुप का जो लोगो है ना, वो डिवाइन काउंट वाला लोगो नहीं है, ठीक है? वो येलो कलर का फ्लावर है, ठीक है? तो वो होगा, ठीक है? तो मैंने कुछ लोगों को उस बैच में ऐड किया है। तो यहाँ पर 3 लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि मैंने ऐड किया। अभी बहुत कम लोगों को ही किया है, हल्के हल्के करता हूँ, जिस दिन याद आ जाता है उस दिन मैं कर देता हूँ, ठीक है? तो एक सेकेंड, ठीक है? ओके, चलो 3 लोग हैं जो ऐड हो गए, ठीक है? अभी हैंड डाउन कर लीजिए, थैंक यू सो मच जिन्होंने हैंड रेज किया। हाँ, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ऐसे करते करते मैं औरों को भी इस बैच में ऐड करूंगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी हैंड रेज किया था, कि आप प्रैक्टिस बैच 1, सॉरी प्रैक्टिस बोल रहा हूँ, बैच 1 जो हमारा बैच 1 है, ठीक है? उनको बैच 1 को लेफ्ट कर देना है, मतलब मुझे रिमूव करना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो बेटर है कि जो जो प्रैक्टिस बैच 1 में ऐड होता जा रहा है, क्योंकि आप सबको जब मैं ऐड कर दूंगा तो वो ग्रुप में खुद ही छोड़ दूंगा, ठीक है? तो इसलिए बेटर है कि जिन जिनको मैं प्रैक्टिस बैच 1 में ऐड कर रहा हूं, ठीक है, वो जिंदगी भर जब तक जीवित हैं आप उस बैच में जुड़े रहिएगा, उस बैच से निकल के नहीं जाना है, ठीक है? और कभी ऐसा हो जाए सर मेरा व्हाट्सएप हैंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मैं आपको फिर से ऐड कर दूंगा, क्लियर है? तो उस बैच को आपको नहीं छोड़ना है। और उस बैच में ऐड होके क्या करना है, जितने डिस्कशन आप करते हैं ना, व्हाट्सएप भर जाता है, 50 मैसेज, 100 मैसेज, सारे कई बार तो मैं सो के उठता हूं, अरे भाई साहब 50 मैसेज आ चुके, क्या पढ़ूं मैं? तो आपको क्या करना है, सारा ज्ञान आपको प्रैक्टिस बैच में देना है, ठीक है? मतलब जो जो आपको कोई फाइंडिंग है, कुछ अच्छा है, ठीक है, तो वो सारा ज्ञान, ठीक है, जो भी चीज आपकी फाइंडिंग है वो। और जब हम क्लास रखेंगे, मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि हम महीने में एक बार जरूर मिलेंगे, कोई स्पेसिफिक दिन नहीं होगा, उसके लिए माफी चाहता हूं मैं, ठीक है, कि कोई स्पेसिफिक दिन हो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? मगर मैं कोशिश करूंगा कि संडे हो या सैटरडे हो, वीकेंड हो, ताकि मोस्टली लोग कनेक्ट हो सके और मैं उनसे बात कर सकूं, वो हम मुझसे बात कर सकें, ठीक है? और दूसरा कि पहली चीज, ठीक है, जिन जिनको मैं ऐड कर रहा हूं, प्लीज आप बैचमैन को रिमूव कर दो, उससे लेफ्ट हो जाओ, क्योंकि अब वहां कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना? तो वहां आप लेफ्ट कर दो, ठीक है? उसके बाद जब आप उसमें ऐड हो जाएंगे तो ज्ञान वहां देना है। दूसरा, जब वो लिंक आता है प्रैक्टिस बैच 1 में, प्रैक्टिस बैच 1 में मैं वहां पर मेंशन करूंगा, अगर मैंने लिंक के नीचे रिवीजन लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि नया बैच है, पढ़ा रहा हूं, आ जाओ पढ़ लो। अगर मैंने रिवीजन लिखा है तो, ठीक है, जैसे मान लो अभी मैंने रिवीजन लिखा, जैसे ट्यूसडे क्लास है मेरे नए बैच की, तो उनको पढ़ा रहा हूं, तो मैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा हूं कि मोबाइल में कंपाउंड नंबर क्या होता है, पेयरिंग कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सर पेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट मुझे दोबारा पढ़ना है, तो आप वो, जब मैं लिंक के नीचे रिवीजन लिखूं तो आप समझ जाना कि ये भैया आज हम कुछ मैं उनको पढ़ा रहा हूं बैच को। अभी क्या फर्क पड़ता है कि 50 के लिए बोलूं चाहे 500 के लिए बोलूं, बात तो वही है ना, एनर्जी तो उतनी लग रही है ना। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक रिवाइज करना चाहिए या मुझे रिवीजन क्लास में आना है, तो लिंक कहां मिलेगा? प्रैक्टिस बैच 1 में। और जितने मेरे आगे बैचेस जाते जाएंगे, उन सभी बैचेस का लिंक आपको मिलता जाएगा। आप इस कोर्स को 50 बार भी कर सकते हो। समझ में आया? अब उसके बाद, अब सर अगला पॉइंट, चलो आपने रिवीजन का तो जुगाड़ सेट कर दिया कि मैं 50 बार कोर्स कर सकती हूँ न्यूमरोलॉजी का। सर एक और हेल्प कर दो। क्या? सर अगर कोई डाउट आया तो आप फोन उठाओगे? ठीक है, तो उस केस में क्या करना है, डाउट के लिए जो हमारी महीने में एक क्लास होगी, ठीक है, वहां पर अभी ऐसा तो है नहीं कि रोज डाउट जनरेट होगा। जब आप क्लाइंट के पास जाओगे, आप कुछ बताओगे, आपने कुछ सीखा, पढ़ा, डाउट आया, उस डाउट को मैंने क्या समझाया? डायरी में लिखना। क्लियर है? जब वो महीने वाली क्लास आएगी ना, महीने में एक बार वाली, वहां पर अगर किसी को वो डाउट है तो अपना हैंड रेस करेगा वो। वहां पर हम ये मूलांक और भाग्यांक नहीं चलाएंगे, ठीक है, कि 1 को पहले सुनूंगा, 9 को बाद में सुनूंगा, ये नहीं। अगर आपका डाउट है या आपको मुझे कुछ कहना है, कोई डाउट है, कोई मैसेज है, मैं आपका डाउट जिंदगी भर लेता रहूंगा। तो अभी ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है
कि ये बंदा भागने वाला है कहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर मेरी क्लास है, अभी मैं फोन नहीं उठा रहा हूं, आप मुझे मैसेज कर दो। ठीक है, अभी मैं जो मेरा अभी नया जो बैच चल रहा है उसमें मैंने क्लास अपलोड नहीं की। ठीक है, तो मैसेज आया सर आपने क्लास अपलोड नहीं की। ठीक है, तो मैंने कहा अरे भैया करता हूँ, मेरी तभी सेहत थोड़ी ठीक नहीं है मगर मैं करता हूँ। फिर मैंने आपका बैच शुरू करने से पहले मैंने क्लास अपलोड कर दी। मैंने कहा वो मेरी आंखों के तारे बेचैन हो जाएंगे ना सर, हमने रिकॉर्डिंग नहीं मिली सर। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आपके सवालों को मैं जीवन भर सुनूंगा, जीवन भर आपके डाउट लूंगा। ठीक है, मगर मैं मुझे ज्यादा खुशी कब होगी, मुझे ज्यादा खुशी जब होगी जैसे मान लो प्रैक्टिस बैच की पहली क्लास आई। ठीक है, मैंने लिंक भेजा, आपने ज्वाइन किया। अब मान लो किसी एक ने मुझसे डाउट पूछा कि सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि नेम न्यूमरोलॉजी में 46 का 1 कैसा है, कंपाउंड नंबर कैसा है। ठीक है, तो इसका ज्यादा अच्छा आंसर पता क्या है कि मुझे नहीं बोलना पड़े, दूसरा बंदा बोले कि सर आई विल आंसर। समझ में आया? यानी कि मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव सिर्फ ये है कि जैसे मेरी एक जो प्योर इंटेंशन है वो ये है कि जब हम छोटे होते हैं ना, बचपन में होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार ना मतलब अगर हमारे पीछे हमारा पिता खड़ा है या माँ खड़ी है, जैसे मान लो आप कोई पेपर देने जाते हो या आप कोई भी आगे कोई काम करते हो, तो अगर पापा पीछे खड़े हो और क्या बोले बेटा तू कर मैं हूं ना, अगर पापा ये कह दे ना इतना काफी होता है ठीक है ना, कि यार मैं हूं ना पीछे, तू बढ़ आगे। वो क्या देता है, वो कॉन्फिडेंस देता है हमें, यार चलो यार कोई तो। अभी कई बहुत सारे बच्चे हैं, अभी जब मैंने देखा बहुत सारे बच्चे डिवाइन काउंट के ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत लोग क्या बोलते हैं, अभी मेरे लिए नया नहीं है, बहुत पुराना हो गया डायलॉग मुझे सुनते सुनते, कि सर कई बार ऐसा होता है कि हमने कोर्स कंप्लीट किया और उसके बाद टीचर फोन नहीं उठाता, मैसेज की रिप्लाई नहीं देता, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं कहता हूं कि मैं आपसे कम से कम ये प्रॉमिस तो करता हूं कि महीने में एक दिन आपकी बात जरूर सुनूंगा, चाहे मैं कितना भी बिजी क्यों ना हूं, मगर एक दिन। और मैं आपको पहले 3-4 दिन पहले बताऊंगा कि आज हम इतने से इतने बजे मिलेंगे। अगर आप फ्री हैं, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज वो क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ज्ञान वर्धन ही होगा, नुकसान नहीं होगा। क्लियर है? तो इसलिए ये टेंशन मत पालिए आप कि आपके सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा भाई। आज तक मैंने इतनी सारी डाउट क्लास ली हैं आपकी, मैंने कभी कहा है कि मैं इस नंबर का आंसर नहीं करूंगा? तो जब मैंने मतलब जो मैं 6 महीने से करते आ रहा हूं, ठीक है, वो आगे भी करूंगा ना। तो द पॉइंट इज, और मुझे याद है नीलम जी का मेरे लिए फीडबैक कि सर जैसा ट्रेलर था वैसी पूरी पिक्चर थी। भाई पूरी पिक्चर नहीं, पूरा जीवन ऐसा है। मैं एक चीज में मानता हूं, एन फॉर न्यूमरोलॉजी, एन फॉर नवनीत सर, खाता। तो भाई वो टीचर ही क्या जो अपने स्टूडेंट का साथ छोड़ दे। और मैंने क्या बोला, मुझे ज्यादा खुशी तभी होगा जब कोई स्टूडेंट सवाल पूछे कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, दूसरा स्टूडेंट क्या बोले, सर अभी आप बस मॉनिटर करो, आई विल एक्सप्लेन। यही तरीका है, एकमात्र तरीका अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना। आप अपने बचपन को याद करो, कई बार टीचर देता था ना चौक हाथ में और कहता था चलो बोर्ड पे आके न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ये हम सबके साथ हुआ होगा स्कूल में, कॉलेज में। जब हुआ है तो उस केस में हम यहां क्यों डर रहे हैं कि नहीं सर मेरा नाम मत ले लेना, मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगा, मैं नहीं। अरे अगर आप यहां नहीं कर पाएंगे तो फिर आप क्लाइंट को कैसे, मतलब क्लाइंट सामने बैठा होगा, हाँ मेरी शादी की डेट कब आ सकती है, मेरा बच्चा कब हो सकता है, रुको पहले मैं नवनीत सर को फोन करती हूँ उनको डेट ऑफ बर्थ भेजती हूँ, वो सर बताएंगे कि महादशा कौन सी आएगी, शादी होगी। अरे यार ऐसा थोड़ी होगा, क्लाइंट ने आपको अप्रोच किया है, मुझे थोड़ी। तो आंसर किसको करना है, आपको, मुझे थोड़ी। अब सवाल यह है, आज मैं आपसे मिलना क्यों चाहता था, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यह है कि मैं आपको एक फॉर्मेट सिखाता हूं, जिस फॉर्मेट का आप इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट की डिटेल्स को लिखेंगे। मतलब अगर मान लो मैं आपके पास एक क्लाइंट के तौर पर आता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अपने, एक सेकेंड, सारे लोग व्हाट्सएप के ग्रुप को ओपन कर लीजिए, बैच 1, ठीक है।
ठीक है, ओके। अरे रुक जाओ यार। ओके, सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, आपको याद होगा जब आपने एडमिशन लिया होगा तो मैंने आपको एक फॉर्मेट भेजा था, याद है सभी को? आपने कुछ मुझे डिटेल्स शेयर की होंगी अपनी। चलो चेक करो, ये फॉर्मेट मैंने भेजा है, सबको मिल गया होगा, बैच 1 में भेजा है। ठीक है, मिल गया ना फॉर्मेट? तो जब भी क्लाइंट आता है तो हम क्या करेंगे, जैसे उसने पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद आपने फॉर्मेट उसको भेजना है कि सर या मैम जो भी होगा, कि जरा मुझे इन सवालों के जवाब लिखकर भेज दो। तो आपको जितना रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो सारा रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आपको अपने पास रखना है। क्लियर है? लिखना है, लिखा आपने, लिखने के बाद ठीक है, लिखने के बाद क्या करना है, जैसे मान लो अगर आप कंसल्टेशन लेने जा रहे हैं, मैं आपको एक बार दिखाता हूं। सब लोग क्या करेंगे, एक रजिस्टर बनाएंगे और मैन्युअली कंसल्टेशन करनी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के भरोसे नहीं बैठना है। अब क्या फॉर्मेट रहेगा, आपने सबसे पहले नेम लिखना है, मतलब सबसे पहले बंदे का नाम पता हो कि मैं किसका कंसल्टेशन करने जा रहा हूं। नेम के बाद जो फॉर्मेट रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, पहला नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर मोबाइल, फिर सिटी, फिर वर्क, मतलब आदमी काम क्या करता है। ठीक है, फिर पर्सनालिटी नंबर और फिर डेस्टिनी नंबर। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, फॉर्मेट ऐसे लिखो, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पहला नेम कि बंदे ने नाम क्या भेजा, दूसरा डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, नाम भी और डेट ऑफ बर्थ भी। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है मोबाइल नंबर। तो तीसरे नंबर पे मोबाइल नंबर आएगा, चौथे नंबर पे सिटी या स्टेट, कंट्री जो लिखना है लिखो। बस सिटी जरूर पूछो कि सिटी कौन सी है, कंट्री कौन सी है, सिटी से बहुत आइडिया लगता है। सिटी हो गया, उसके बाद वर्क, मतलब आदमी काम क्या करता है, ये आपको पता होना चाहिए कि बंदा काम क्या करता है। मैं बताता हूं उसका रेलिवेंस क्या है इन सबका। ठीक है, उसके बाद पर्सनैलिटी नंबर क्या निकला है इसका, और उसके बाद डेस्टिनी नंबर क्या लिखना है इसका। ठीक है, ये फॉर्मेट आपका पूरा भरा होना चाहिए, मतलब इसमें एक भी ऐसा कॉलम नहीं हो जो खाली हो। ठीक है, अब सर हम उसका वर्क क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, क्वेश्चन ये है कि सर हम ये क्यों पूछ रहे हैं कि सामने वाला बंदा काम क्या करता है। सोचो, अगर अगली बार जब वो आएगा या इस बार भी आ रहा है और वो कहता है कि सर या मैम मेरा मोबाइल डिजाइन कर दो, आपको याद है ना, मैंने पढ़ाया था कि मोबाइल नंबर का डिजाइन हमेशा किस बेसिस पे होता है कि बंदा काम क्या करता है। समझ में आया? यानी कि अगर आपको यह पता ही नहीं है कि बंदा काम क्या करता है तो क्या बनाओगे उसका मोबाइल नंबर? तो सबसे पहले यह आइडेंटिफाई करो ना कि बंदा काम क्या करता है। दूसरा, रेलिवेंस, सर हम बंदे का सिटी या स्टेट क्यों पूछ रहे हैं, सर हम कंट्री क्यों पूछ रहे हैं। सिटी और स्टेट जरूर पूछना। आंसर, इसका आंसर यह है कि जब भी आप अपने एडवर्टीजमेंट को सोशल मीडिया पे डालते हो, क्लियर, तो वो आपसे ये पूछता है कि आप अपने एडवर्टीजमेंट को कौन से जियोग्राफिकल एरिया में दिखाना चाहते हो। अब यहां से हमें क्या आइडिया मिलेगा, यहां से हमें आइडिया मिलेगा कि ज्यादा बच्चा या ज्यादा क्लाइंट कौन से सिटी या स्टेट से आ रहा है। समझ में आया? आप अगर आपको पता है कि मेरा ज्यादातर क्लाइंट चंडीगढ़ से आ रहा है या पंजाब से आ रहा है या जयपुर से आ रहा है या राजस्थान से आ रहा है, तो एडवर्टीजमेंट कहां चलाना है? राजस्थान। समझ में आया?
हर सवाल का जवाब का रेलेवेंस है कि हम नाम क्यों पूछ रहे हैं, हम मोबाइल नंबर क्यों पूछ रहे हैं, हम डेट ऑफ बर्थ क्यों पूछ रहे हैं, हम सिटी क्यों पूछ रहे हैं, हम काम क्यों पूछ रहे हैं। इसलिए पूछ रहे हैं कि हमारे पास एक डेटा खड़ा हो जाएगा कि सर यार बहुत बहुत ज्यादा क्राउड जो है वो राजस्थान से आ रहा है। अगर मैं एक कंक्लूजन से आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा बंदा जो मुझे कांटेक्ट करता है वो स्टेट्स क्या हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका हिमाचल। यहां से बहुत बंदा मुझसे कांटेक्ट करता है, बहुत ज्यादा। उसके बाद अगर मैं सिटी वाइज देखूं तो सबसे ज्यादा साउथ में जो सिटी मुझे एक्टिव मिली, जो मेरे वीडियोस देख रही है या मुझसे कंसल्ट कर रही है, पढ़ने आ रही है, कंसल्टेशन बैंगलोर से बहुत आता है, बहुत आता है। मतलब एक तो बैंगलोर में बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको हिंदी आती है, वो इसलिए बैंगलोर गए हैं क्योंकि पहले यूपी में रहते थे, अभी बैंगलोर में शिफ्ट हो गए हैं। तो क्या करना है भैया, ऐड चलाना है। कहां चलाना है? बैंगलोर में चलाना है। आज तक एक भी कंसल्टेशन चेन्नई से नहीं आई मेरे पास, कि समय चेन्नई में रहता, मुझे याद नहीं। तो ऐस क्यों नहीं आई है? क्योंकि हो सकता है कि वहां पर हिंदी समझने वाले लोगों की संख्या कम हो। अब मान लो सर हम क्लास में पढ़ाते हैं हिंदी में, हम एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं तमिलनाडु में, ये मूर्खतापूर्ण काम नहीं होगा? अरे तमिलनाडु में लोगों को हिंदी कहां समझ में आती है? तो अगर हम अपना एडवर्टीजमेंट तमिलनाडु में कर रहे हैं, आसाम में कर रहे हैं, मेघालय में कर रहे हैं, अरे अरे भाई जिस लैंग्वेज में आप उनसे बात करेंगे वो लैंग्वेज आपको आती ही नहीं है, तो क्या बताओगे उसको? और दूसरा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जो क्लाइंट आएगा उसको इंग्लिश आती ही होगी। तो अगर आप अपना एडवर्टीजमेंट का हार्ड अर्नड मनी खर्च कर रहे हो तो आपको पता नहीं होना चाहिए कि ज्योग्राफिकल एरिया क्या होगा। अगर मैं कहूं कि सबसे ज्यादा यूट्यूब कमेंट्स अगर किसी कंट्री से आते हैं मेरे पास तो वो नेपाल है। लव फ्रॉम नेपाल, लव फ्रॉम नेपाल, इतना लव भेजा है ना नेपाल ने मुझे, क्या ही बोलूं मैं। तो इसका मतलब अगर मुझे कभी इंटरनेशनल एड चलाना होगा तो कहां चलाना है? नेपाल। दूसरा प्यार पता कहां से मिलता है? पाकिस्तान। इतना प्यार है ना पाकिस्तान वालों को मुझसे। मगर अब आप सोचो, मतलब मुझे बहुत दुख लगता है कभी कभी, मगर मैं जब भी +92 कोड देखता हूं मैं कॉल ही नहीं उठाता और मैं ब्लॉक कर देता हूं, क्योंकि मेरी वाइफ ने मुझसे कहा है देश पहले। मैंने कहा ओके। पता समझ लीजिए कि कुछ नहीं तो मैंने अपने 4-5 लाख रुपए का नुकसान किया होगा जस्ट बिकॉज ऑफ +92। अगर यूएई से कॉल आता है मैं पिक कर लेता हूं, शारजा से आता है कर लेता हूं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई देश बचा ही नहीं है। कुछ तो ऐसे देश हैं जिनके नाम मुझे बाद में पता लगे जब स्टूडेंट ने एनरोलमेंट लिया। बुल्गारिया एक देश है मुझे पता नहीं था। तो द पॉइंट इज, मैंने कहा नहीं यार, तो उस केस में ये हमें डेटा चाहिए, क्लियर? और ये आपकी किताब और वो डेटा है जो आपको बोलेगा। और मैं तो चाहता हूं यार कि इंडिया या कोई भी देश हो, उन सबके बीच में यार इतने मधुर संबंध हो कि वाई नवनीत सर ओनली टीच इंडियंस। अरे मुझे पाकिस्तानी, नेपाली, असमी, बंगाली सबको पढ़ाना है यार। तो क्यों मुझे सिर्फ इंडिया वालों को पढ़ाना, ऑस्ट्रेलिया वालों को पढ़ाना, पाकिस्तान वालों को नहीं पढ़ाना? अरे पढ़ाना है यार, मगर क्या करें, मजबूरी। अभी अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला, सर आप अपने अकाउंट में पाकिस्तान से नंबर से पैसे ट्रांसफर करा रहे हो, फंस जाओगे। मैंने कहा क्या करूं मैं? ठीक है भाई, आप कह रहे हो तो बंद कर देता हूं। मगर ये रेमिटेंसेस बहुत आते हैं। मगर मैंने आपसे क्या बोला कि अगर 4-5 लाख रुपए का नुकसान करके भी अगर लगता है ठीक है यार देश के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं, तो मैंने वो किया। कितने नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाले हैं मैंने व्हाट्सएप में, जिसका कोड +92 है। तो इसीलिए हमें चाहिए वो डेटा, हमें चाहिए वो स्टैटिस्टिक्स कि एडवर्टीजमेंट रन कहां करना है, कहां से इंक्वायरी आ रही है, कौन सा बंदा मुझे यूट्यूब पे देख रहा है। और यूट्यूब पे जब आपका चैनल बढ़ेगा ना आगे, तो वहां पर आपको बिल्कुल दिखेगा, ज्योग्राफी दिखेगी आपके यूट्यूब चैनल पे
कि कौन सा कंट्री का वीडियो बहुत आदमी देख रहा है, कौन सा स्टेट देख रहा है। ये भी दिखता है कि मेल ने ज्यादा देखा है कि फीमेल ने ज्यादा देखा है। ये सब दिखता है यूट्यूब पे। तो वो जो डेटा में क्या करना है, उस डेटा को इकट्ठा करके दिमाग में रख के अगली बार एडवर्टीजमेंट चलाएंगे, ये स्टेट टारगेट करेंगे। क्लियर है? और ये सब चीजें ना आपको, कई बार लोग बोलेंगे सर हम ऐड चलाते हैं। ऐड चलाने के लिए किसी को 1 रुपया मत देना, अपने आप ऐड चला सकते हो। क्या करना है, व्हाट्सएप बिजनेस डाउनलोड कर लेना। जितने लोग आज सिंपल व्हाट्सएप यूज करते हैं उसे बंद कर दो, कन्वर्ट हो जाओ व्हाट्सएप बिजनेस। जैसे आप कन्वर्ट हो गए, आपके कॉन्टैक्ट्स कहीं नहीं जाएंगे, आपकी चैट भी कहीं नहीं जाएगी। मगर एक पॉइंट पे तो मेरे पास व्हाट्सएप भी था, व्हाट्सएप बिजनेस भी था। फिर मैंने सोचा मैं बेवकूफ हूं क्या, जब दोनों चीजें सेम ही है, व्हाट्सएप को हटा दिया। जैसे ही आप व्हाट्सएप को हटाओगे, व्हाट्सएप बिजनेस आपके पास बचा। आपने स्टेटस लगाया कि सर, जैसे मैं स्टेटस लगाता ही रहता हूं, तो स्टेटस लगाया। स्टेटस लगाने के बाद वो नीचे का ऑप्शन आएगा बूस्ट स्टेटस या बूस्ट ऐड करके ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप करोगे ना, वो आपसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेगा कि आपका ऐड, मतलब आपका एड्रेस क्या है, पिन क्या है, वो सारा बेसिक इंफॉर्मेशन लेगा। जैसे बेसिक इंफॉर्मेशन लेगा, फिर वो आपसे मांगेगा कि आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे। तो वहां ऑप्शन चुनोगे आप। जब आप ऑप्शन चुनोगे तो वो लिंक जाएगा आपके उस एप्लीकेशन पे, और जब वो लिंक जाएगा आपको पेमेंट करनी। जैसे आपने 1000 रुपए की पेमेंट की, मुझे पता लगा यार गवर्नमेंट जो एडवर्टीजमेंट पे भी जीएसटी काटती है। हाय भगवान, जीएसटी पे करा है मैंने 18%। तो मगर एक चीज आपको समझा दूं, जो दिखेगा नहीं वो बिकेगा नहीं। ये सिंपल रूल है। इट्स अ बिजनेस, मगर करना कैसे है? ईमानदारी से। ये टोटल बिजनेस ही है, मगर ईमानदारी से करना। गलत गाइडेंस किसी को नहीं देनी, पीछे किसी का पढ़ना नहीं। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको करनी होंगी। अब जब मैंने किया तो क्या हुआ, मैंने अपना एक, आपको याद होगा मैंने सिलेबस का बेचता हूं ना मैं, कि सिलेबस ये पढ़ाऊंगा सारा। मैंने कहा चलो ट्राई मार के देखते हैं। मैंने बूस्ट किया अपना सिलेबस। मतलब समझ लो अभी तक मेरे पास कम से कम नहीं तो 70 बच्चों ने कांटेक्ट किया है कि सर इतना सिलेबस आप कितने रुपए में पढ़ाते हैं। मैंने कहा 15,000। कईयों को यकीन ही नहीं हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा अगला बैच आ रहा है 5 जून 2025। हो सकता है वो बैच आधे से ज्यादा बैच स्टार्ट होने से पहले ही फुल हो जाए। समझ में आया? क्लियर है? और द पॉइंट इज, मैं आपको छोड़ना क्यों नहीं चाहता, मैं आपके साथ दगा क्यों नहीं देना चाहता, उसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप सब मेरे हो ब्रांड एम्बेसडर। लोग शाहरुख खान को हायर करते हैं ना, मैंने आप सबको हायर किया है। एन का मतलब न्यूमरोलॉजी, एन का मतलब नवनीत सर। क्योंकि मैं आप में से किसी को भी धोखा नहीं देना चाहता। क्योंकि अगर मैंने धोखा दिया तो आप क्या बोलोगे, मत जाना, बहुत खराब पढ़ाते हैं। मगर मैंने आपसे क्या कहा, ये फील्ड इतनी प्यारी है ना, आप इसके साथ ईमानदारी से खड़े रहो। ये फील्ड आपको इतना आगे लेके जाएगी कि आप कहेंगे यार मैं इतना पैसा कमा भी सकता हूं, मैं इतना आगे जा भी सकता हूं। इतने लाख करोड़ों लोग मेरा नाम जानते हैं। करोड़ों लोग अगर आपका नाम जानते हैं, क्या ये बड़ी बात नहीं है? और आपको सबसे पहले किक पता कब मिलेगी? क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है, इसलिए बता रहा हूं। आपको पहली किक तब मिलेगी जब आप अपना पहला क्लाइंट देखेंगे या पहला बैच पढ़ाएंगे, और दूसरा बच्चा मैसेज करेगा कि सर मैंने ना अपनी बहन का सुना था, वो आपकी स्टूडेंट है, प्लीज सर मुझे एडमिशन दे दो। ये बात ना आपको किक देगी कि यार मैंने उसको ईमानदारी से पढ़ाया, इसीलिए उसने रेकमेंड किया। क्लियर है? तो और दूसरा, ये तो पढ़ाने की बात होगी। आपने कंसल्टेशन किया, कंसल्टेशन में क्या होगा, आपने किसी को डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, फिर दूसरा बंदा कहता है सर आपको याद है आपने 6 महीने पहले ये मेरी सिस्टर का या मेरे ब्रदर का कंसल्टेशन किया, आपको कख याद नहीं होगा। ठीक है, और चलो ठीक है किया, आगे बताइए सर। सर सर प्लीज सर मेरा भी कंसल्टेशन कर दीजिए ना सर। ये देता है मेरे आंखों के तारों मोटिवेशन।
और मैंने क्लास में कहा था ना, मोटिवेशन का मतलब होता है मोटा वेतन। मोटिवेशन मतलब मोटा वेतन। मगर सर मैं तो किसी से बात नहीं करता, मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, मैं किसी से मिलूंगा नहीं, वीडियो मैं बना नहीं पाऊंगा। तो नवनीत सर आपको कितना भी ज्ञान दे दे, कुछ होने वाला है क्या? इसीलिए आज मैंने सुबह एक कोटेशन भेजा था डिवाइन काउंट पे, पढ़ लो उसको, कि मैं आपको कितना भी ज्ञान दे दूं, मगर मैं आपको मैं नहीं बना सकता और मैं आप नहीं बन सकता। तो भैया आपको क्या करना है? आपको कोशिश करना है, अपने आप को प्रमोट करो। अब जैसे मान लो, हो सकता है आप में से कोई जैसे कह रहे, महेश जी कह रहे डिपेंडिंग ऑन डे एंड टाइम। भाई सैटरडे संडे या संडे, क्या एक वीडियो नहीं जा सकता? एक वीडियो नहीं जा सकता कि मेरा नाम ये है, मैं ये करता हूं, न्यूमरोलॉजी का मतलब ये है। भाई द पॉइंट इज, ये अगर नहीं नहीं करोगे तो क्या होगा? एक दिन भूल जाओगे कि 319 में मैंने क्या पढ़ाया था, 178 क्या था, 284 क्या था, भूल जाओगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप देखिए ना डॉक्टर में से क्या करता है, प्रैक्टिस। हम तो बियॉन्ड डॉक्टर हैं, क्योंकि हम जब रेमेडी देते हैं तो व्यक्ति के जीवन में वो बदलाव आता जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था वो। क्या ये भी हो सकता है क्या? ऐसे भी हो सकता है क्या? तो मैं कहूंगा कि हम वो डॉक्टर हैं जो एमबीबीएस नहीं किया है, मगर आएंगे सारे मरीज, ये समझ लो। कोई मुस्कुराता हुआ नहीं होगा, हाय माय नेम इज शाहरुख खान, मैं बहुत खुश हूं सर, मेरा कंसल्टेशन कर लो। कोई नहीं आएगा। वो यही बोलने आएंगे, सर मेरी टांग टूटी है, मेरा हाथ टूटा है, मेरा ये टूटा, मेरा वो टूटा, इसका कुछ ऑप्शन है क्या? हाँ सर देखते हैं सर, क्या एनालिसिस कर सकते हैं। सर आपकी टांग टूटी है, मतलब नाम बहुत खराब है। आपकी हाथ टूटी है, मोबाइल नंबर बहुत खराब है। सर डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, सर रेमेडी कर लो। 666 हो रखा है, सर 6 की रेमेडी कर लो। ये हमें बताना पड़ेगा, उससे करवाना पड़ेगा। और अगर कोई ये सवाल पूछे न्यूमरोलॉजी बकवास है, ये सब नहीं मानना चाहिए, उससे बोलना कर्म को मानता है। बोले हाँ सर कर्म को मानता हूं। न्यूमरोलॉजी सिर्फ ये सिखाती है कि तुम्हें अपने लाइफ में किस दिशा में कर्म करना है। और अच्छा, कोई ये बेवकूफ, मेरा नंबर दे देना अगर कोई बेवकूफी वाली बात करे कि सर मेरे टीचर हैं, एक बार इनसे बात कर लो तो। और उससे आप भी सवाल पूछना कि क्या किसी गरीब आदमी को खाना खिलाना बुरा कर्म है? बोला नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? भाई संडे कर ले, इतना ही कहेंगे ना। संडे मैंने क्यों बोला, दिमाग लगाओ। संडे किसकी वाइब्रेशन होती है? वन। वन क्या है? राजा। राजा का काम क्या है? प्रजा की सेवा करना। समझ में? हमने बोला चारा डालो, अरे यार वेडनेसडे को डाल दो। चारा डाल, गाय को चारा खिलाने में कोई नुकसान है क्या? नहीं। हम क्या कह रहे हैं? सर ट्यूसडे नहीं वेडनेसडे डाल दो। क्या प्रॉब्लम है उसमें? सर ये खराब है। तो इसलिए इन बेवकूफी वाले मैटर में पढ़ना ही मत कि ये काम नहीं करता, वो नहीं कर। मैं कहता हूं दुनिया की हर चीज काम करती है, बस आपको उस पर विश्वास होना चाहिए और आप उस दिशा में काम करने चाहिए। और अगर कोई जॉब भी करता है तो मैं कहूंगा एक दिन सेट करो और अपने आप को प्रमोट करो, क्योंकि इस दुनिया के पास टाइम नहीं है तुम्हारी बात सुनने का। तुम्हें सुनाना पड़ेगा, कोई नहीं सुनने आएगा। मगर हर 5 मिनट में दांत साफ करो कोलगेट से, विजिबल वाइट, आता है कि नहीं आता है? हो सकता हम में से कोई कोलगेट यूज भी ना करता हो, मगर आता है ना। तो दुनिया को फर्क ही नहीं पड़ता। आपको बताना पड़ेगा कि सर माय नेम इज नवनीत आर मिश्रा, आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, आई एम प्रैक्टिसिंग। 1 का मतलब सन होता है, 2 का मतलब मून होता है। आपने फिर नहीं सुना? फिर सुनो। 1 का मतलब सन होता है, 2 का मतलब मून होता है। सुनाओ। नहीं सुनाओगे तो यहीं खत्म सफर। मगर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इस सफर को खत्म मत होने देना। दुनिया का कोई भी काम आप करो, मैं कहता हूं एक दिन बिल गेट्स बन जाओ, मगर फिर भी न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस जरूर करना। अपने जिंदगी के सारे डिसीजंस न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे ही लेना, और कपड़े भी न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे ही पहनना। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अच्छा ही होगा।
और ये ऐसा काम है जिसमें मैं हमेशा क्लास में आपसे कहता रहा हूं, जितना ईमानदार रहोगे उतना फायदा होगा। बाकी कोई बिजनेस में अगर आप बेईमानी करोगे चलेगा। बिजनेस ना, बिजली चोरी कर ले, हाँ हाँ सर कॉस्ट कम आएगी, बिजली चोरी कर लेते हैं सर, ये बिजनेस में किसी बिजनेस में हो सकता है। यहां चोरी करने की जरूरत नहीं है, यहां पे आप जितना ईमानदार रहोगे उतना बढ़िया। क्लियर है? तो आपको समझ में आया पैटर्न हमें क्यों करना है। नेम क्यों पता होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ क्यों पता होनी चाहिए, मोबाइल नंबर क्यों पता होना चाहिए, सिटी, वर्क, पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर, ये तो इंफॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर कट। आगे बढ़ते हैं। अब उस फॉर्मेट में जो मैंने आपको फॉर्मेट भेजा है उसमें देखो एक ऑप्शन है ओरिजिनल फोटो। कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा, वहां पे मैंने क्या लिखा है, फोटो या ओरिजिनल फोटो। अब ये ओरिजिनल फोटो क्यों चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं, जब भी मैं फोटो मांगता हूं ना, सब लोग अपनी व्हाट्सएप की या फेसबुक की फोटो भेजते हैं, सब। मतलब कोई ऐसा पोज, कोई ऐसा पोज। अच्छी बात है, ठीक। हर आदमी जब फोटो मांगता है तो आदमी सुंदर फोटो ही भेजता है। सुबह सो के उठे वैसी फोटो तो कोई नहीं भेजेगा, है ना। अच्छी फोटो भेज, मगर अच्छी फोटो या फोटो को हमें चाहिए क्यों, इसका रेलेवेंस क्या है। इसका रेलेवेंस है, दो रेलेवेंस है। पॉइंट नंबर 1, अगर आप कंसल्टेशन कर रहे हो, अगर आप कंसल्टेशन कर रहे हो तो वहां पर आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि फोटो को सामने रखकर एक मंत्र पढ़ना है। आपको याद है ना कि वो मंत्र क्या था। अब जो मंत्र पढ़ना है, एक तो वहां का रेलेवेंस आएगा, दूसरा आपको यह पता लगेगा कि जिस बंदे ने फोटो भेजी है कंसल्टेशन में वही बैठा है। समझ में आ रहा है फोटो का रेलेवेंस क्या है। कि सर भैया अगर लेट सपोज मैं कंसल्टेशन लेने जा रहा हूं और मुझे लगता है कि मान लो अरुण सचदेवा सर की मुझे कंसल्टेशन लेनी है, तो मुझे थोड़ी पता अरुण सचदेवा कौन है। मैंने कहा सर फोटो भेजना अपनी करंट फोटो। तो जैसे बंदा सामने आएगा आप फटाफट अपने व्हाट्सएप में चेक कर लो, ये बंदा सेम ही है, हाँ सेम है, चलो भाई इससे बात करते हैं। वो इसलिए जरूरी है। दूसरा, अगर आप अपना बैच पढ़ा रहे हो, आप कहते हो सर मुझे पढ़ाना है, बिल्कुल पढ़ाओ यार, मगर उस केस में स्टूडेंट की फोटो क्यों चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट, सर क्लास में जो स्टूडेंट आ रहा है और जो फोटो भेजी गई है क्या वो सेम है, जो नाम भेजा गया है क्या वो सेम है। अगर वो सेम नहीं है तो क्या हमें क्लास में एंट्री देनी है, नहीं। क्या हमें उसकी क्वेरीज को डील करना है, नहीं। दैट इज ओनली फॉर ऑथेंटिकेशन। मगर आपको मेल्स धड़ल्ले से फोटो भेज देंगे, फीमेल ऑब्जेक्शन करेंगे। जब मैं बोलता हूं करंट फोटो भेजो, सर ये जरूरी है क्या, जैसी ये पूछती है वो जरूरी है क्या, मैं हाथ जोड़ लेता हूं बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे क्या बोला, अगर वो सवाल पूछ रही हैं जरूरी है क्या, इसका मतलब अभी उन्हें नवनीत सर के बारे में पता ही नहीं है। बेटा तुम्हें और कामयाब होना पड़ेगा, क्योंकि ये ना पूछे कि नवनीत सर, अरे सर आपको कौन नहीं जानता। क्लियर है। इसीलिए उन्होंने सवाल पूछा कि भेजना जरूरी है क्या। अगर, और ये सवाल वो लेडी मुझसे नहीं पूछती जिसने 1 महीने पहले उसके पति ने, उसके भाई ने, उसके पिता ने कंसल्टेशन लिया, तो वो क्या करते, सर ये रहा फोटो। समझ में आया फर्क क्या होता है। जानने का फर्क बहुत जरूरी है। और दुनिया आपको कैसे जानेगी, जब तक आप डिजिटल मार्केटिंग पे नहीं जाओगे, क्योंकि हर बंदे के पास मोबाइल फोन है, सब पे मोबाइल फोन है, और हर बंदा इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, पता नहीं कहां कहां है। और कौन सा पैसा मांगता है फेसबुक हमसे, फेसबुक पे फोटो डालने कोई पैसा मांगता है क्या, नहीं। तो डालो ना फोटो यार, डालो ना अपना वीडियो। किस चीज का वेट है, नहीं सर मैं पर्सनल डे निकालूंगा तब डालूंगा, अरे क्या मूर्खता वाली बात है, उसको डालो। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम ये करेंगे, डिटेल ले लिया। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा हम अपने क्लाइंट का लोशो और वैदिक दोनों ग्रिड बनाएंगे। प्रॉमिस वाली, महादशांता दशा वाली नहीं, प्रॉमिस वाली वैदिक ग्रिड, प्रॉमिस वाली लोशो ग्रिड। लोशो ग्रिड बनाकर हम, और जब वो बंदा डेट ऑफ बर्थ भेजेगा तो आराम से 1-2 घंटा देना है उसकी डेट ऑफ बर्थ को। ऐसा मैं कई बार बोलता हूं ना, मैगी नूडल नहीं है, 2 मिनट में नहीं होगा।
एक दो घंटा दो, चेक करो, लोशो ग्रिड से चेक करो बंदा क्या है, वैदिक ग्रिड से चेक करो इवेंट क्या है, उसको ध्यान से देखो। देखने के बाद देखने के बाद क्या करो, देखने के बाद लिखो, स्टार्टिंग में लिखो कि जैसे 2 और 6 का योग बन रहा है, उसका मतलब क्या है, लिख दो। 1 और 5 का योग बन रहा है, उसका मतलब क्या है, लिख दो। क्योंकि जब कंसल्टेशन करने जाओगे तो याद थोड़ी रहेगा, भूल जाओगे, क्योंकि 2-4 तो योग याद रहते, बाकी आदमी भूल जाता है। तो क्या करो, सर इसका 1-5 बन रहा है, जैसे अभी मेरे पास जो ग्रिड खुली हुई है ना, उसमें 2-6 का योग है, 1-5 का योग है, 1-6 का योग है वैदिक में। तो क्या करा हमने, नीचे स्टार मार्क किया, लिख दिया 1-6 ये होता है, 6-2 या 2-6 ये होता है, 6-5 ये होता है, 1-5 ये होता है। हाँ सर बुरा हाल है, मेरा गला बहुत खराब है सर। ठीक है, तो उस केस में जब लिख दिया, क्लाइंट सामने आएगा, प्यार प्यार से उसको ये नहीं बताना कि सर 1-6% 3 मिसिंग, ये मत बोलना। क्या बोलना, सर 1-6 की एक्सप्लेनेशन में कहता है आपकी वाइफ की हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, प्लीज ध्यान देना। हमें सिर्फ गाइड करना है, ये मत बोल लेना तेरी तो वाइफ की ग्रिड में दिख रहा है तेरी वाइफ का हेल्थ खराब ही होगा, ये मत बोलना प्लीज। क्या बोलना, ये बोलना कि सर आपकी डेट ऑफ बर्थ को जब मैं एनालाइज कर रहा था, ये तरीका है बोलने का। सर जब मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज कर रहा था तो जो एनालिसिस में बातें समझ में आती हैं वो ये कि सर इसकी पॉसिबिलिटी है, शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसकी पॉसिबिलिटी है कि आपकी वाइफ को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो प्लीज सर ध्यान देना। तो क्लाइंट क्या बोलेगा, 90% बोलेगा हाँ होते हैं। मगर आपने अपनी पिच बदल दी, मैं बोल रहा हूं ना 1-6% 3 मिसिंग, तेरी वाइफ की हेल्थ खराब है। क्लाइंट क्या बोलेगा, क्या फालतू बात है, तो वो मत बोलो, ये बोलो कि ऐसा लगता है, क्योंकि ये प्रिडिक्शंस हैं। नाम क्या है, प्रिडिक्शन, कि प्रिडिक्ट कर रहे हैं। प्रिडिक्शन गलत सही दोनों हो सकता है, मगर जब इस दिशा में आप आगे बढ़ोगे, और मैंने क्या बोला, पहला आंकड़ा छू लो, 500 क्लाइंट्स पेड। जिस दिन 500 क्लाइंट पेड हो गए ना मेरे आंखों के तारों, तुम्हें किसी नवनीत सर की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास खुद का इतना डेटा होगा कि यार मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना। और मैं हमेशा क्लास में एक चीज कहता था कि जो योग चाहे 3 डिजिट हो चाहे 2 डिजिट हो, जो योग मूलांक और भाग्यांक से बन रहा है उसके बारे में कंसल्टेशन में बात होनी ही चाहिए। ये तरीका है कि क्लाइंट आपकी बात सुनेगा और अगली बार बोलेगा सर नेम बना दो, सर मोबाइल बना दो, सर गाड़ी का नंबर क्या होगा, पूछेगा। तो किस पे बात करनी, पहला स्टेप क्या होगा, मूलांक और भाग्यांक चेक करो, थोड़ा स्मार्टली प्ले करो ना, दिमाग भी तो चाहिए ना। तो दिमाग में सोचो यार इसका मूलांक और अब जैसे मान लो 1-1 कॉम्बिनेशन है, मेरा खुद का है, मैं आपके पास क्लाइंट आया, मूलांक और भाग्यांक क्या है 1-1, तो आप क्या बोलोगे, सर डोमिनेंस को थोड़ा कम करना। समझ में आया क्या बोलोगे आप, क्योंकि आप आगे भी 1 हो पीछे भी 1 हो, तो क्या होगा, डोमिनेंस होगा। तो क्या करना है, सर थोड़ा डोमिनेंस को अगर आप कम करेंगे, ये नहीं कम करना नहीं, क्या बोलना है, सर थोड़ा अगर डोमिनेंस को कम करेंगे, ईगो को कम करेंगे, सर ज्यादा आगे जाएंगे। समझ आया कैसे बोलना है, शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। द वे यू स्पीक दैट मैटर्स। हाँ टैगलाइन तो वही मस्त, ठीक है। तो समझ में है ना, शब्द क्या बोल रहे हैं। तो आपने लोशो ग्रिड बनाया, वैदिक ग्रिड बनाया, नीचे लिखा, पूरा पूरा मत लिख डालना, थोड़ा थोड़ा इनपुट डाल देना कि इतना ये इतना इतना लेकर लिखा। उसके बाद आगे बढ़ना, फिर चेक करना कि इसकी वैदिक ग्रिड, अब लोशो को साइड कर दो, आपने लोशो एक्सप्लेन कर दिया, अब वैदिक पे जाओ, क्योंकि हमारा सारा फोकस किस पे होना चाहिए, वैदिक पे, लोशो पे नहीं, ठीक है। जब वैदिक पे जाओ तो चेक करो इस बंदे के मिसिंग नंबर क्या है। अब जैसे मेरे सामने एक डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, इसका मैंने नेम बनाया था, अभी बच्चा पैदा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 2025। आप सोचो बच्चा कितना छोटा है, 1 मई 2025। अब 2025, अब इसकी जो मदर है उसने मुझे कांटेक्ट किया था और मैंने उसको बोला था ठीक है सर मैं नाम बना के दूंगा, अल्फाबेट दूंगा, वो सारा ठीक है।
तो जब मैंने इस डेट ऑफ बर्थ को देखा तो ये गर्ल चाइल्ड है, तो उसके पास अगर आप ध्यान से देखें 1 मई 2025, इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 9 नहीं है, इसके पास 8 नहीं है, इसके पास 7 नहीं है, इसके पास 4 नहीं है। ये सारे नंबर जो है मिसिंग है। मतलब आपकी कॉपी में अगला टॉपिक क्या आना चाहिए? मिसिंग नंबर। ये क्लाइंट को बताना है कि मिसिंग नंबर क्या होंगे। अब मिसिंग नंबर बता दिया आपने, तुरंत आपको 2 सवाल खड़े कर देने उसके सामने। 2 सवाल क्या रहेंगे? अब 3 और 7 मिसिंग दिख रहा है, ठीक। पहला सवाल पूछो, सर एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसा रहा सर एजुकेशन? क्लियर है? यहां स्मार्टली प्ले करो, ये मत बोलना 3 7 मिसिंग इसलिए एजुकेशन पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा है? सर थोड़ा एजुकेशन के बारे में बताएंगे सर, कि एजुकेशन का सफर कैसा रहा। वहां आपको नवनीत सर याद आएंगे, सर ने बोला था कि 3 और 7 मिसिंग, एजुकेशन अच्छा नहीं होगा, कॉलेज ड्रॉप आउट होगा, क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा, पढ़ाई की भी होगी तो पढ़ाई का बेनिफिट जिंदगी में नहीं होगा। समझ में आया? तो यहां पर मैं स्मार्टली प्ले करा, 3 7 मिसिंग है, पहला सवाल दाग दिया, क्योंकि यही तो वो सवाल है जो तुम्हारे स्टैट्स या डेटा को मजबूत करेंगे। और जिस दिन 500 ग्रिड पढ़ ली उसके बाद तुम बोलोगे जाओ ना, हमें पता है तुम कौन हो, हमसे तो झूठ बोलो। मगर ऐसा क्लाइंट को मत बोलना प्लीज ठीक है? मन ही मन कुछ भी बोलना, मुंह पे मत बोलना। क्या बोलना? सर 3 और 7 मिसिंग है, दिख रहा है 3 7, एजुकेशन पे सवाल पूछो और लिखो क्लाइंट ने क्या बोला, ठीक। उसके बाद अच्छा इसकी ग्रिड में नंबर 8 भी नहीं है, नंबर 4 भी नहीं है, जरा पूछना फाइनेंस मैनेजमेंट कैसा है। समझ में आया? एक क्लाइंट ने तुम्हें कितने आंसर दिए? 2। अगर तुम्हें 500 क्लाइंट मिल गए और हर क्लाइंट से 2 भी आंसर मिल गए तो कितने आंसर का डेटा इकट्ठा हो गया? 1000 आंसर। कम होते हैं क्या 1000 आंसर? नंबर तो 1 से लेकर 9 ही है ना, और आंसर हमारे पास 1000 है। तो कम से कम 2, मतलब ये, और जहां मिसिंग नंबर है ना, मिसिंग नंबर के नीचे लिखना माय क्वेश्चंस, क्योंकि लिखोगे नहीं तो कंसल्टेशन के टाइम पे याद नहीं रहेगा। माय क्वेश्चंस, मेरे सवाल रहेंगे। अब एक क्लाइंट आपसे बोलेगा कि सर ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, तो बता दो। अगर वो आपसे पूछता है सर आपके पास 3 और 7 नहीं था ना सर, पढ़ाई लिखाई के नंबर दिख नहीं रहे थे इसलिए पूछा। आपके पास 4 और 8 मिसिंग है ना सर, पैसे के नंबर ही नहीं है सर इसलिए पूछा। क्लियर? अगर पूछे तो, नहीं तो जनरली नहीं पूछते हैं, बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या होगा? लिखो न्यूट्रल और एनिमी नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि बंदे का न्यूट्रल और एनिमी नंबर क्या है, उसको बताना है। कि जैसे अभी जो मेरे सामने डेट ऑफ बर्थ है 1 मई 2025, इसका मूलांक 1 है, भाग्यांक 6 है, 1 और 6 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। 1 6 के कॉम्बिनेशन में सबसे पहले 1 पे जाओ, 1 के सारे न्यूट्रल एनिमी लिख दो कि सर 1 का न्यूट्रल नंबर क्या है? 4 7, एनिमी क्या है? 8। 6 पे आ जाओ, 6 के न्यूट्रल और एनिमी क्या बनते हैं? 3 2 4 8 9। तो उसको बोलो, क्या बोलोगे? ऐसे बोलना कि सर जब मैं आपके डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज कर रहा था, कि इस बात पे ज्यादा जोर देना क्योंकि उसको लगे कि हमने एफर्ट मारा भाई, ऐसे नहीं पैसे ले रहे हैं और बहुत एफर्ट लगता है ये सब करने में। तो उस केस में क्या बोलोगे कि सर जब मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज कर रहा था, कुछ नंबर मुझे ऐसे दिखे जिनका इस्तेमाल आपको अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। अब बोलेगा सर बताओ कौन से नंबर हैं, तो आप क्या बोलोगे? सर 4 मत करना, 7 मत करना, 8 मत करना, 3 मत करना, 2 मत करना, 9 मत करना। अब यहां पे एक चीज एड ऑन करो, जितने नंबर आपने उसको लिखा है उसमें कहना कि सर कुछ ऐसे नंबर हैं जो है खराब और कुछ ऐसे नंबर है जो है बहुत खराब। समझ में? दोनों स्टेटमेंट क्या है? एक नंबर क्या है जो खराब है और एक नंबर क्या है जो बहुत खराब है। अब सोचो, अगर 1 का खराब देखें तो क्या होगा? 4 और 7। मगर बहुत खराब क्या होगा? 8। तो क्या बोलो क्लाइंट को? सर जरा 8 को सर्कल कर लेना, 8 को सर्कल कर लो सर। तो क्लाइंट 8 को सर्कल करेगा। फिर 6 पे आ जाओ, 6 में किस पे सर्कल कराएंगे? 3 पे सर्कल कराएंगे कि सर जब 3 पे सर्कल कर लो, तो उसको क्या बोलना है? सर जितने नंबर मैंने आपको लिखा है
2 लिखाया, 4 लिखाया, 7 लिखाया, 8 लिखाया, 9 लिखाया, 3 लिखाया। सर ये सारे ही नंबर अच्छे नहीं है, मगर सर मैंने जिन नंबर्स को सर्कल करने को कहा है वो नंबर बहुत खराब है। जो सर्कल के बाहर है वो तो खराब है, मगर सर्कल के अंदर आ गए ना सर, वो बहुत खराब है। तो क्या जाएगा उसके दिमाग में, यार बंदे ने बड़ा डीप स्टडी किया, मगर हमें तो याद होना चाहिए ना, हमें तो याद ही है ना ये, मगर उसको लगना चाहिए कि हमने एफर्ट किया है यार। क्योंकि अगली बार जब आप 5,000 मांगोगे तो उसके मुंह से ना नहीं निकलना चाहिए, हाँ ही यार, ठीक है। अब न्यूट्रल एनिमी बता दिया, आगे बढ़ो, लिखो फ्रेंडली नंबर। यानी अब उसको यह बताना है कि सर कौन से नंबर का इस्तेमाल आपको अपने जीवन में करना चाहिए। अब आप देखो 1 और 6 के कॉम्बिनेशन में जो अच्छे नंबर निकल के आएंगे ना, 1 के लिए 1 अच्छा है तो 1 अच्छा आएगा, 6 के लिए भी अच्छा है, तो 1, 5 और 6 ये 3 ऐसे निकल के आएंगे। अगर किसी बंदे का मूलांक 1 है, भाग्यांक 6 है, तो उसका अच्छे नंबर्स क्या होंगे, या तो 1, या तो 5, या तो 6। अब यहां पर मेरे आंखों के तारों ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना। 1, 5 और 6 अच्छे नंबर आ गए, ठीक है। मगर अब यहां पर हमें क्या करना, हमें उसे क्या बताना, सर ये सारे अच्छे हैं, मगर इसमें भी ना सर एक कैटेगरी है वेरी गुड और एक कैटेगरी है एक्सीलेंट। तो आप बोलो, अब क्लाइंट बोलेगा सर वेरी गुड एक्सीलेंट ये क्या होता है, क्या बोलना, उसकी वैदिक ग्रिड चेक करना। 1, 5, 6 में जो नंबर उसकी ग्रिड में 1 टाइम आता हो, 1, 5, 6 ही होगा और तो कुछ नहीं हो सकता ना। 1, 5, 6 में जो नंबर एक टाइम आता हो उससे कहना सर दिस इज द एक्सीलेंट नंबर। सर या तो 1 एक बार आता हो, या तो 5 एक बार आता हो, या 6 पे एक बार आता हो, क्या बोलेंगे सर। अब इस जो ये ग्रिड मेरे सामने है ना, 1 मई 2025, इसमें प्रॉब्लम पता क्या है, इसके पास 5 है, इस बच्चे के पास जो अभी पैदा हुआ है 1 तारीख को 5 है, मगर 5 इसका खराब नंबर नहीं, यूज कर सकता है, खराब बिल्कुल नहीं है, मत कितना खराब है। मगर क्या बोलना सर, मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, क्लाइंट को मत बोलना सर ग्रिड में ना 1 एक बार आ रहा है क्योंकि बच्चा 1 मई को पैदा हुआ है, और सर 6 भी एक बार आ रहा है। तो सर अगर आपको इंपॉर्टेंस देनी है ना तो 1 और 6 पे सर्कल लगा लो ना सर। यानी कि लाइफ में ज्यादातर डिसीजन कहां डाइवर्ट करो, या तो 1 या तो 6, एंड द लास्ट इज 5। समझ में आया। हालांकि 5 नंबर खराब उसके लिए नहीं है, ग्रेड में 5 ठीक है, खराब नहीं मानते, मगर फिर भी अगर हम कहें सर वेरी गुड और एक्सीलेंट में क्या ऑप्शन है, वेरी गुड इज 1, 5, 6 और एक्सीलेंट इज 1 and 6, क्योंकि दोनों नंबर ग्रिड में सिंगल टाइम प्रेजेंट है। तो इस बच्चे का जो पैदा हुआ है लड़की, इस लड़की का सूर्य बहुत अच्छा है और इस लड़की का वीनस बहुत अच्छा है। समझ में आया। बुध भी अच्छा है मगर बुध की एनर्जी थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग है। तो क्या बोलेंगे, 18 साल के बाद रेमेडी करा देगा सर, सेटल हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक इस पर हम बात करेंगे वो क्या है, लिखो फ्रेंडली कलर्स एंड डेज। क्लाइंट को बताएंगे कि कौन से कलर और कौन से दिन उसके लिए अच्छे होंगे। अब यहां पर फ्रेंडली कलर और डेज डिसाइड होते हैं उन नंबर से जो फ्रेंड लिस्ट में आते हैं। अब आपने निकाल लिया कि फ्रेंड लिस्ट में नंबर आते हैं, बिंदास बोलो सर 1, 5, 6 के कलर्स क्या है, पहनो ना। 1 का कलर क्या है, ब्राउन ऑरेंज। 5 का कलर क्या है, ग्रीन। 6 का कलर क्या है, व्हाइट और पिंक। बता दो सर उसको, सर लकी कलर्स हैं आपके। जब भी आप ऑफिस जाएं, क्लाइंट से मिलने जाएं, बाहर जाएं, रोजमर्रा की जिंदगी में, प्लीज सर 1, 5, 6 ये कलर्स पहनने। अच्छा, कौन सा दिन अच्छा होगा, चेक करो वैदिक ग्रिड में कौन सा प्लेनेट अच्छी पोजीशन में बैठा है। सूर्य अच्छा है ना, संडे। वीनस अच्छा है ना, फ्राइडे। वेडनेसडे बुध अच्छा है ना, वेडनेसडे। उस केस में 5 है ना, वेडनेसडे क्रॉस लगा दो। क्या बोलो, संडे एंड फ्राइडे इज द फैंटास्टिक डे, इस्तेमाल करो। क्लियर है। मगर साथ में ऐड कर दो सर, अगर वेडनेसडे भी यूज करेंगे प्रॉब्लम नहीं है सर, कर सकते हैं, मगर प्रायोरिटी क्या हो सर, संडे यूज कर लो, फ्राइडे यूज कर लो। अगला पॉइंट, अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
भैया कौन से कलर मत पहनो, कौन से दिन अवॉइड करो, तो हेडिंग क्या होगी उसकी, अनफ्रेंडली कलर्स, अनफ्रेंडली डेज। अब ये अनफ्रेंडली कलर्स और अनफ्रेंडली डेज कैसे पैदा होंगे, मूलांक और भाग्यांक देखा, ऊपर वो लिस्ट चेक करो जहां पर आपने अनफ्रेंडली या न्यूट्रल एनिमी नंबर्स लिखे थे। जितने भी नंबर न्यूट्रल या एनिमी की कैटेगरी में आते हैं वो सब छाप दो यहां पर। जैसे अगर मैं देखूं, पहले मैं 1 पे बताता हूं फिर 6 पे आते हैं, ठीक है ना। इस बच्चे का मूलांक 1 है, इस बच्चे को अपने जीवन में 4, 7, 8 कभी नहीं पहनना। 4 क्या है, ग्रे एंड ब्लू, 7 सेम है, 8 ब्लैक, कभी नहीं पहनना, कभी नहीं पहनना। 6 पे आ जाओ, 6 पे सबसे खराब नंबर क्या है, 3, 3 का कलर क्या है, येलो, कभी नहीं पहनना। उसके बाद न्यूट्रल में क्या जाएगा, 2, 4, 8, 9, हमने 8 कवर कर लिया, हमने 4 कवर कर लिया। 9 और 2 का कलर क्या है, 2 का कलर है ऑफ वाइट या क्रीम वाइट, और 9 का क्या है, रेड। यानी कि क्लाइंट को हम न्यूट्रल नंबर्स के कपड़े अवॉइड करने को बोलेंगे। मगर वो कहता है कि सर अगर मजबूरी हो तो क्या करें, मजबूरी है सर कि मुझे न्यूट्रल या नेगेटिव नंबर्स पहनने हैं, तो आप क्या बोलोगे, सर कमर के नीचे पैंट के तौर पर आप इन कलर्स को पहन सकते हैं जो मैंने अवॉइड किया, मगर सर मेरी सलाह तो यही है कि आप इसे अवॉइड करें। क्लियर, मैं आपको स्क्रिप्ट पढ़ा रहा हूं यही फॉलो करनी है, आप इसे प्लस माइनस कर सकते हैं, मगर बोलना ऐसे, सर मगर मेरा आपसे सजेशन है कि आपको येलो कलर नहीं पहनना चाहिए, मेरा आपको सजेशन है कि आपको ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर, रेड कलर, ऑफ वाइट कलर नहीं पहनना चाहिए। बाकी उसके अब बोले सर मजबूरी आ गई, क्या करो, कमर के नीचे पहन लो सर, मगर मजबूरी में सर, पहला सजेशन अवॉइड। अब उसको कौन से दिन अवॉइड करवाएंगे हम, जितने भी नंबर सर्कल में आए हैं, ठीक, 1 के लिए सर्कल में कौन जाएगा, 8, 6 के लिए सर्कल में कौन जाएगा, 3, 8 का दिन क्या है, सैटरडे। जिनका भी मूलांक 1 है उनको सैटरडे अवॉइड करवाओ, मुझसे ज्यादा भुक्तभोगी कोई नहीं है, अवॉइड करवाओ जिनका मूलांक या भाग्यांक 1 है। सैटरडे नहीं सर, लॉन्ग ड्राइव नहीं, एडवेंचरस एक्टिविटीज नहीं, लॉन्ग ट्रैवल नहीं, बनारस जाने का प्लान मैंने संडे किया है यार, सैटरडे नहीं किया। मैंने कहा ड्राइव मुझे करना है, मैंने अपनी वाइफ को याद दिला रखा है कि कहीं भी मैं अगर जोश में आके बोलूं आज हम कोई लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, सैटरडे नहीं जाएंगे। क्लियर है, मैंने कहा सैटरडे पे कहीं नहीं जाऊंगा, फ्राइडे जाऊंगा, वेडनेसडे जाऊंगा, थर्सडे, सब दिन जाऊंगा, इवन ट्यूसडे भी जाऊंगा, मगर सैटरडे नहीं जाऊंगा मैं। तो द पॉइंट इज, जिसका मूलांक 1 है क्या बोलोगे उसको, सर सैटरडे लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस अवॉइड सर, क्लाइंट से मिलना अवॉइड सर। उसके साथ अरे इसका भाग्यांक 6 है, अरे सर थर्सडे अवॉइड सर, क्योंकि भाग्यांक 6। क्लियर है, तो यानी कि सैटरडे और थर्सडे ये बोलेंगे अवॉइड सर, अवॉइड कर लीजिए। मगर वो बोलेगा सर मजबूरी आ रही, मजबूरी आ गई तो करोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, मगर सजेशन ये है सर अगर पॉसिबल हो तो ये दिन अवॉइड कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लिखो, नेम न्यूमरोलॉजी। यानी कि क्योंकि हमने उससे उसका नाम मांगा है तो नाम की स्टडी करना, क्यों करना, क्लाइंट को मैं कहूंगा स्टार्टिंग में ना, अगर वो आपसे नाम पूछता है, 1000-1500 रुपए से कम में नाम मत बनाना, कंसल्टेशन भले 500 में दे देना चलेगा, ठीक है, मगर नाम मत बनाना, ठीक है। अब मगर नाम पढ़ना, आप क्यों पढ़ना, उससे क्या होगा, अगर जैसे मान लो आपने नाम, मैंने एक नाम दिया, उस बच्चे को मैं नाम देना चाह रहा हूं, वामिका नाम है, बहुत अच्छा नाम है, वामिका इज अ फैंटास्टिक नेम, 15 के 6 पे आता है और कोई करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, VAMIKA। अब मैंने वामिका जब स्टडी किया तो V की वैल्यू क्या है 6, A की वैल्यू क्या है 1, M की वैल्यू क्या है 4, I की वैल्यू क्या है 1, K की वैल्यू क्या है 2, A की वैल्यू क्या है 1, टोटल करा 15 का 6।
पहला लेटर क्या है? वी। दूसरा लेटर क्या है? ए। दोनों आपस में मित्र। साउंड कमाल। मैंने कहा लड़की का नाम वामिका। तो मगर अब वामिका अगर मेरे पास आती है, मुझसे कहती नहीं सर मुझे नेम नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए, मगर फिर भी मैं वामिका को स्टडी करता। क्यों करता? क्योंकि ये वो नाम है जो आपको अपनी कॉपी के पीछे जाके लिख लेना चाहिए कि कल को अगर कोई क्लाइंट आएगा ना तो उसको 15 का 6 वामिका चिपकाएंगे अपन। समझ में आया? उससे क्या बोलेंगे सर नाम बनाने में कितना दिन लगेगा? 10 दिन। समझ आया? प्ले स्मार्टली। 2 मिनट में नाम बना के मत कहना। अभी मुझे बाद में पता लगा कि विराट कोहली की बेटी का नाम, मेरी वाइफ ने बताया, मुझे पता नहीं था मम्मी का उसका नाम है। मैं तो गूगल सर्च किया कि ना नेम लेटर स्टार्ट फ्रॉम वी, तो वहां था, अच्छा लगा मुझे, साउंड अच्छा लगा मुझे। फिर मैंने कैलकुलेट किया, कमाल है 15 का 6, 15 कंपाउंड नंबर कमाल है। तो मैंने कहा यार नाम तो बच्चे का वामिका, ठीक है, मगर भैया अगर वामिका क्लाइंट होती ना मेरी तो भी मैं वामिका की स्टडी जरूर करता। पहली बात, जब आप नाम के नीचे नंबर्स लिखते हो ना, आपको शेल्डन चार्ट याद हो जाएगा एक दिन, बिना लिखे नहीं होगा, ये समझ लो। तो नेम न्यूमरोलॉजी सामने वाले ने पूछी है या नहीं पूछी है, हम अपनी कंसल्टेशन में नेम न्यूमरोलॉजी करके बैठेंगे, क्योंकि अगली बार जब लौट के आएगा टोकन नंबर पूछ लेना उससे, किस तरह टोकन नंबर बताना। हाँ ये तो बताना ही भूल गया, जब भी कोई क्लाइंट आए उसको टोकन नंबर दो, ठीक है। टोकन नंबर का रिलेवेंस क्या आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो नेम न्यूमरोलॉजी निकाला, अब आगे लिखो मोबाइल न्यूमरोलॉजी, यानी कि उस बंदे ने आपको अपना मोबाइल नंबर भेजा होगा, आपको क्या करना है, उसके मोबाइल नंबर की स्टडी करनी है कि लास्ट के 4 नंबर क्या है, आगे के 6 नंबर क्या है, पेयरिंग क्या जा रही है, टोटल कहां जा रहा है। कई सबसे पहला चीज आपको क्या देखनी है मोबाइल में, जीरो की प्लेसमेंट, याद है। अगर जीरो की प्लेसमेंट सही जगह नहीं है, अब मैं वो प्लेसमेंट नहीं बताऊंगा मैं कि जीरो कहां था, तो उस केस में अगर वो जीरो वहां प्रेजेंट है तो उस मोबाइल नंबर का टोटल भी मत करो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्लियर। तो उस केस में आपने टोटल किया, सिंगल डिजिट निकाला, नाम के साथ कंपेयर किया, दिखा मोबाइल में प्रॉब्लम है। आधे से ज्यादा लोग जो है वो 4 और 8 वाले, तो 4 और 8 वाले लेके ही बैठे होंगे मोबाइल नंबर, तो फॉर श्योर। तो उस केस में आपने नीचे लिखना है मोबाइल नंबर नॉट रिकमेंडेड, नेम नॉट रिकमेंडेड, ये दोनों चीजें इसकी फील्ड खराब है। ये दोनों को करने के बाद आपको लिखना लास्ट ऑप्शन सजेशन। लास्ट ऑप्शन सजेशन क्या होता है? सजेशन का मतलब है जैसे आपको ग्रिड में, जैसे ग्रिड में 55 दिखा, तो आपने बोला यार इसका सन अच्छा है, वीनस अच्छा है, मगर मरकरी अच्छा नहीं है, तो क्या करेंगे सजेशन में, नीचे लिखना होगा कि जब मैं इससे बात करूंगा तो मैं इसको मरकरी की रेमेडी दूंगा, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा ना, कई बार आप भूल जाओगे कि मरकरी की रेमेडी देनी है। तो जब मैं इससे बात करूंगा तो मैं मरकरी की रेमेडी दूंगा इसको फॉर श्योर, कि 18 साल के बाद ये रेमेडी करे इसकी, ठीक है। दूसरा, महादशा अंतरदशा सिखाया था, प्रत्यंत दशा सिखाया था, गोचर दिखाया था, लगाकर चेक करो कौन सा नंबर इसको प्रॉब्लम देने वाला है। अगर दिख रहा है, क्योंकि वो जो एक्सेल शीट है जिसको आप सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, शीट कह सकते हैं, उसमें 10 साल का दिखता है ना, 10 साल में अगर दिख रहा है यार कि महादशा इसकी 8 की आने वाली है और डबल 8 है, ट्रिपल 8 होने वाला है, बहुत खराब सिचुएशन है, क्या बोलोगे, अगले साल इट जेड से 8 नंबर का रेमेडी शुरू कर देना, और इतने टाइम से इतने टाइम तक आप ये रेमेडी करना, उसके बाद बंद कर देना, डबल 8 की रेमेडी नहीं करवाएंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहला सजेशन रेमेडी क्या देंगे। दूसरा सजेशन, सर इसका ना मोबाइल का वॉलपेपर क्या होना चाहिए, मोबाइल का कवर क्या होना चाहिए। अब 1 मई 2025 अगर ये डेट है, 1 मई 2025, जैसे मूलांक 1 जा रहा है, भाग्यांक 6 जा रहा है, ठीक है। इसकी वैदिक ग्रिड में नंबर 6 की पोजीशन अच्छी है और डेस्टिनी से आ रहा है, सिंगल 6 है, कौन सा वॉलपेपर जाएगा, नंबर 6 का। 5 का जाएगा, अश्मी जी कैसी बातें कर रहे हो, 6 का जाएगा। मूलांक 1 भाग्यांक 6, सिंगल 6 है ग्रिड में, तो वॉलपेपर 5 का क्यों देंगे,
6 का देंगे। तो उस केस में अगर मान लो कहते सर कि डबल सिक्स होता तो वॉलपेपर दे सकते हैं, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, दोनों बातें हैं। क्या करो, बिल्कुल नाम की तरह, यार इसकी 6 की वाइब्रेशन ज्यादा है, क्या करते हैं, दूसरा चेक करते हैं, इसका सन बहुत अच्छा, चलो भाई सन का वॉलपेपर। यानी कि जो नंबर अच्छा है उसको डाइवर्ट करो ना, नाम के बेसिस पर, वॉलपेपर के बेसिस पर, कवर के बेसिस पर, मोबाइल के करो। मगर बेस्ट पार्ट मैंने आपसे बोला ना, ये सारे कंसल्टेशन में आप ऐसा कर नहीं पाओगे, कुछ ही में कर पाओगे, कुछ में नहीं कर पाओगे, तो वहां आपको ऊपर नीचे देखना पड़ेगा। मगर हमेशा सबसे अच्छा मोबाइल का वॉलपेपर कब होता है, जब बंदे का डेस्टिनी जो होना वो 1, 5, 6 हो या 3 हो, और वो ग्रिड में कितनी बार आना चाहिए, एक बार। अगर डेस्टिनी एक बार आता है और उसका मूलांक और भाग्यांक का कॉम्बिनेशन नेगेटिव नहीं है, न्यूट्रल में भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, मगर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डेस्टिनी 6 है, मूलांक 3 है, वॉलपेपर नहीं जाएगा 6 का, याद रखना, क्योंकि डेस्टिनी 3 है, वो मूलांक 3 है भाई, तो 6 का कैसे दे दोगे तुम। तो वहां पर 1 चेक कर लेना, 1 की पोजीशन क्या है, 5 की पोजीशन क्या है। सर 1 और 5 ग्रिड में प्रेजेंट ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मिसिंग नंबर का दे दो, मगर मिसिंग नंबर वो जो मूलांक और भाग्यांक के साथ कंपैटिबल होना चाहिए। मगर मैंने नेम न्यूमरोलॉजी जब पढ़ाया था तो मैंने एक चीज पे बहुत आपको जोर दिया था कि मिसिंग नंबर इज द लास्ट ऑप्शन। कोई क्लाइंट को हम खाली हाथ नहीं भेज सकते, तो मिसिंग नंबर इज द लास्ट ऑप्शन। ठीक है, अभी अगर आप देखें तो जितने भी फीडबैक मैं डालता हूं, स्टूडेंट्स जो मुझे भेजते हैं, अगर आपने नोटिस किया हो तो पीछे कौन सा वॉलपेपर लगा है, 5 का लगा है ना। मेरा जो खुद का वॉलपेपर है वो कौन सा है, 5 का। अब सवाल ये कि सर आपने और आपका मोबाइल ग्रीन, बॉटल ग्रीन, पेन ग्रीन, घड़ी का डायल ग्रीन। अब सवाल ये कि सर आप हमें गलत पढ़ा रहे हो, सर आपके पास तो 5 है नहीं, सर के पास तो 1 है ना, एक ही तो नंबर है जो अच्छा है, ना 2 अच्छा है, ना 7 अच्छा, ना 8 अच्छा, तो सर करें क्या, 1 पे ले नहीं सकते। अगर मैं यकीन बता रहा हूं, मेरा डेस्टिनी 1 विद सिंगल 1 होता ना, मेरा नाम 37 के 1 पे ही था। अगर मेरा सिंगल 1 विद डेस्टिनी 1 होता, 37 का 1 उससे बेहतरीन कंपाउंड नंबर है ही नहीं। मगर हम क्या बोले, मजबूरी, जब ऑलरेडी इतना 1 लेके बैठे हो तो क्यों अपने मोबाइल के कवर को ऑरेंज कर रहे हो, मूर्ख हो क्या, क्यों 1 नंबर का वाइब्रेशन लगा रहे हो, क्यों 1 नंबर की एनर्जी बढ़ा रहे हो। नहीं नहीं सर 1 बहुत अच्छा नेम और फेम देता है, अरे तो इसका मतलब मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मल्टीपल 1 विद डेस्टिनी 1, मोबाइल नंबर 1, गर्र नाम 1, वॉलपेपर 1। यार नवनीत मिश्रा जी का एनर्जी पूरा बर्बाद कर दिया इस बच्चे ने। मल्टीपल 1 विद डेस्टिनी 1 में 1 की वाइब्रेशन बढ़ा रहा है, वो खराब 1 नहीं है, मल्टीपल 1 विद वेस्टिंगटन खराब नहीं है, मगर नाम को लेके नहीं जाएंगे यार, ऑलरेडी इतने सन है, कितने सन बढ़ाओगे। याद है ना मल्टीपल 1 के मैंने डिजीज लिखाए थे, याद है ना, हेल्थ वाला चैप्टर उठा लेना, उसमें लिखे हैं मल्टी 1 के डिजीज, 9 का भी लिखा है, 3 का भी लिखा है, तो वो नहीं करना है। तो उस केस में मैंने क्या करा, मैंने सोचा यार ठीक है 1, 3 चाहिए नहीं था, वो तो लास्ट ऑप्शन है, 5 और 6 में डाइसी था, तो मैंने कहा 5 लूं कि 6, दोनों ही नंबर कंपैटिबल थे, तो मुझे लगा लाइफ में ना स्टेबिलिटी का होना बहुत जरूरी है, तो अपन रेमेडी किसकी करेगा, 5 की। मगर ये मैं कभी नहीं करता अगर मेरा सिंगल 1 विद डेस्टिनी बनाता। अगर आगे 5 होता पीछे 1 ना, तो मेरा नाम 37 के 1 पे ही था, मगर वो है नहीं ना, अभी क्या करें, तो इसलिए मिसिंग नंबर की रेमेडी करी। तो कोशिश करो कि जब आप ये सब, आपको ना सजेशन में लिखना होगा कि कवर कौन से कलर का होगा, ठीक है, वॉलपेपर कौन सा देंगे, नाम का सजेशन क्या देंगे, ये सब लिखना होगा। एंड एट लास्ट कई बार आपसे ना कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेगा कि सर क्या कोई मैं मंत्र की चैंटिंग कर सकता हूं, तो क्या करोगे, लिखाया था मैं 2-3 क्लास भर के लिखाया था आपको मैंने मंत्र, इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में लिखा है, स्विच फ्रेजेस लिखा है, उनको सजेशन में लिखो कि बंदा अगर मंत्र मांग रहा है तो उसको हम ये मंत्र सजेस्ट करेंगे।
अगर वो कई बार लिख के भेज देते सर फाइनेंशियल लॉसेस हैं, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम है, तो वो सारे जो फाइनेंस से रिलेटेड मंत्र लिखा है मैंने आपको, उसको दो 108 बार चैंटिंग करो, और डेट बताना है। क्लियर है? डेट बताना है। मंत्र की चैंटिंग कब करते हैं? डेस्टिनी 1, सिंपल। शुक्ल पक्ष मिल जाए अच्छा है। तो वो सारी चीजें जब आप नीचे लिखोगे सजेशन में, तभी तो दोगे ना सामने वाले को। क्लियर हो गया? चलिए अभी रेखा जी आप अपना सवाल पूछ लीजिए, पूछिए मैम, क्या डाउट है? सर एक बात पता करनी थी मुझे। जैसे हम हमारे वैदिक ग्रीड में मान लीजिए 1356 सारे नंबर हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि हमने नेम कैसे देना है, मोबाइल नंबर क्या देना है, वॉलपेपर क्या देना है। हम्म। तो क्या हम इनको दो तीन अलग नंबर पे करेंगे, या जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि मुझे 5 पे करना है, तो मुझे सारी चीजें 5 पे करनी है, क्योंकि मेरा ऐसा सारा जरूरी, कुछ ऐसा नहीं। मतलब आप। अगर 1356 सारे प्रेजेंट हैं, जी। तो क्या देखो, मुझे बताओ उस बंदे का डेस्टिनी क्या है? ठीक है। डेस्टिनी क्या है बताओ? डेस्टिनी 3 है। 3 है। जी। क्या उसकी ग्रिड में 3 एक बार आता है? जी, एक बार 3 एक ठीक बार है। ये। मूलांक क्या है? मूलांक है 5। 5। इसका मतलब इस व्यक्ति का नाम तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो 3 पे होना चाहिए। ठीक है। और इसका नाम के साथ साथ इसकी जो वॉलपेपर या मोबाइल का कवर है, वो भी 3 पे ही होना चाहिए। ठीक है। ये दो चीजें 3 पे होनी चाहिए, ठीक है। बाकी गाड़ी का नंबर 5 चलेगा, घर का ठीक है। नंबर 5 चलेगा, ठीक है। मोबाइल नंबर का टोटल सिंगल डिजिट में चलेगा, मगर वो अल्फाबेट नाम में होना चाहिए। ठीक है। पता लगा हमने सेट तो कर दिया 3 पे ले लो, पता लगा हम्म। 3 है ही नहीं नाम में, जब नाम में ठीक 3 है। ही नहीं है, जी। तो कैसे दे देंगे? तो वहां पर मगर मुझे लगता है कि डेस्टिनी अगर सिंगल है, तो आपका नाम, ठीक, पहली चीज। दूसरा, मोबाइल नंबर का कवर, वॉलपेपर, ये सारी चीजें। और तीसरा, अगर पॉसिबल है, अगर नाम के साथ कंपैटिबल जा रहा है, तो मोबाइल नंबर का टोटल भी ले लो 3 उस पे डेस्टिनी नंबर पे। एससी नंबर पे। ठीक होगी। सिंगल 3 बहुत अच्छा माना जाता है ना, सिंगल 5 भी अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो उस केस में मगर घर का नंबर 5 पे जाए, बैंक अकाउंट का नंबर 5 पे जाए, क्योंकि 3 नंबर उतना पैसा नहीं देता रेखा जी जितना 5 देता है। 3 नंबर ज्ञान देता है, जी। 5 नंबर पैसा देता है, ठीक है। तो उस केस में मैं कहूंगा फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन, अगर 5-3 कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन खराब नहीं है। सजेशन में तो ये भी लिख देना, नॉनवेज मत खाना। हम्म। सर मेरा ही है, मैंने बंद कर दिया है। तो ये सजेशन में लिखना होगा कि नॉनवेज नहीं खाना है, ठीक है ना। तो उस केस में हम अलग अलग भी दे सकते हैं, मगर मैं कहूंगा इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है रेखा जी? नाम। सबसे इंपॉर्टेंट तो नाम है। तो नाम को हम कहां डाइवर्ट करेंगे? 3 पे। फिर मतलब आपका वॉलपेपर कहना, 3 का आपका। भेजा, वॉलपेपर 3 का लगा लेना। ठीक है। सर अब जैसे नाम में मैंने अभी आपको नाम जो भेजा था ना, तो उसमें मैं जो मेरा नाम बुलाया जाता है वो रेखा ही ज्यादातर बुलाया जाता है। जी। वो 3 पे है। ठीक। लेकिन जो टोटल नेम है वो 10 पे, मतलब 37 के 1 पे है। ठीक है। तो अब वो ये तो फिर आपके हिसाब से गलत हो गया, उल्टा हो गया नहीं, ऐसा कि। ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर आपका नाम रेखा 3 पे आता है, तो हम्म। यूज रेखा, नॉट रेखा ग्रोवर, बेटर। अच्छा ठीक है। क्योंकि आपका डेस्टिनी तो 3 है ना, 1 जी। तो ना मूलांक में है ना भाग्यांक में है, तो वो तो अलग है ना। मैंने मैंने सर। मैंने एक चीज हमेशा बोला है ना, सबसे ज्यादा पावरफुल नंबर क्या होता है? आपका हम्म। मूलांक और भाग्यांक। तो आपका नाम किस पे होना चाहिए? 3। सर वैसे जो ओरिजिनल नंबर जो नेम है ना, वो तो आता था 6 पे। अब वो तो वो मैंने मैंने उसको चेंज करके 3 पे किया है, बढ़िया। उसमें चेंज किया है इसीलिए क्योंकि वो 6 पे था, वो कंपेटेबल नहीं था। तो मतलब आपका ये ग्रोवर हटा, मतलब यूज करना कम कर दूं उसकी, और सिंपल है। खाली रेखा। अपने अब जो विजिटिंग कार्ड का मैंने समझाया ना, विजिटिंग कार्ड जी। कैसे बनना है, वहां जी। पर रेखा नाम यूज करो। रेखा का कंपाउंड नंबर कितना है? रेखा का है शायद सर 12 है सर। 12 है। 12। हाँ जी, हाँ जी। 12 का 3 अच्छा है मैम, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो वहां पर आप रेखा को करो, ग्रोवर हटा दो। डॉक्यूमेंट में ठीक। जो पड़ा पड़ा रहने दो, और दुनिया को रेखा दिखना चाहिए, ठीक है ठीक सर। है, ग्रोवर ठीक। ओवर। ठीक ठीक है। है सर। चलिए, थैंक थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू सो मच। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, रविकांत जी। रविकांत जी, आपको कुछ बोलना भी था, मुझे कुछ बात भी करनी थी। चलिए आप सवाल पूछिए पहले। हाँ सर, मुझे भी पूछना ये था कि सपोज मूलांक 2 है और भाग्यांक 8 है। अरे परसों भगवान, ही तो पास आपका हुई है? मेरी। हाँ। हाँ। आपका है? नहीं नहीं। नहीं नहीं सर, मेरा तो 4 और 7 है। अच्छा, आपका है, आ, साथ वाले हो। अच्छा, ठीक हो गया। हाँ। तो मतलब मेरे फ्रेंड का लड़का है,
तो उसने अभी जस्ट 4-5 दिन पहले ही बात हुआ हमारा, तो उसका बेटे का मूलांक 2 भाग्यांक 8 है। और नाम उसका ए से स्टार्ट है, अद्वय नाम है, तो वो 13 का 4 आता है उसके नाम। ब्लंडर है सर, नाम ए से शुरू नहीं कर सकते, भाग्यांक 8 है। हाँ, तो अभी वो शायद, हाँ, 12-13 साल का है लड़का। हाँ, तो अभी वो मुझसे सजेशन पूछ रहा था कि मैं नाम में करेक्शन करके नाम थोड़ा अच्छा कर लूँ, या पूरा करेक्शन नाम ही देखो, बदल दूँ। नाम बदल दो, सिंपल है। एक ही वाइब्रेशन क्या है रविकांत जी? 1। 1 है, और एट बच्चे एट का भाग्यांक भाग्यांक। क्या है? 8। तो इसका नाम 1 पे, मतलब पहला लेटर 1 का तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो करेक्ट किया तो भी मतलब गलत ही आएगा वो, क्योंकि ए से शुरू हो रहा है तो वो गलत ही है, आप उसको समझो। बोलो कि सर अभी आप राजीव भाटिया से अक्षय कुमार बनो, सर ऑप्शन नहीं हाँ, है। वही एक कंफर्म करना था सर, हाँ। बाकी कुछ नहीं। चलिए, और मुझे चलेगा सर। आपसे ये पूछना था कि एक्चुअली क्या हाँ, है ना कि मैं आपको कॉल भी करना चाहता था मगर नहीं कर पाया। हाँ, तो मुझे हाँ आपसे सर। पूछना था, आपने मुझे एक बार बोला था कि आपका कोई सोर्स है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो, या तो शायद आप ही हैं, कि जो क्रिस्टल में डील करता है। तो सर मैं खुद उसके बारे करता में हूँ। बताइए थोड़ा, कि मतलब आप डील करते हैं कि कोई फ्रेंड है, क्या है? नहीं, मैं खुद डील करता हूँ सर, क्रिस्टल्स और जो पूर्ण अपने मेन स्टोन्स रहते हैं, नवरत्न जिसको हाँ, बोलते हैं। हाँ, हाँ। और उपरत्न, मतलब उपरत्न बोले तो जो ये फिरोजा वगैरह जो रहता है ना, मतलब सपोज अभी नीलम मुख्य रत्न में आ गया, जो शनि का अच्छा, रहता है। मुख्य रत्न होते हैं, मुख्य रत्न। हाँ, नवरत्न जो बोलते हैं, 9 रत्न। हाँ, तो हाँ। उसमें समझो अभी नीलम शनि का हो गया। तो अच्छा। अभी नीलम रत्न ऐसा रहता है कि हमने बहुत करीब से ये अनुभव लिया है कि वो इतना खतरनाक रहता है कि अच्छा हो या बुरा, उसके रिजल्ट इतने क्विक रहते हैं नीलम कि के। अभी मैं, हाँ, मैंने खुद एक क्लाइंट को नीला, हम कभी सजेस्ट नहीं करते, लेकिन एक क्लाइंट बहुत पीछे पड़ा था, मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक तो है। मैं उसका नीलम, मेरा कुरियर लेने को, मैं गाड़ी से नहीं गया, मैं ऑटो करके गया, ऑटो से कुरियर पिकअप किया, उसको ऑटो से घर पे लेकर, मैं बोला मैं मेरे गाड़ी चला के नहीं आऊंगा। हाँ। इतना नीलम से डरते हैं हम लोग। तो सपोज अभी वो केस में हम क्या करते हैं, उसका ऊपर रत्न रहता है, आयोलाइट बोलते हैं उसको। अच्छा। तो हम बहुत से क्लाइंट को क्या बोलते हैं, आप नीलम मत पहनो, आयोलाइट पहनो। अच्छा। तो उससे भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अच्छा। और सपोज अभी हीरा हो गया, हीरा भी कैसा रहता है, ओरिजिनल अगर हो भी, तो उसमें काकपाद करके, हम मराठी में बोलते हैं, काकपाद दोष रहता है उसमें। सपोज अच्छा। वो दोष वाला डायमंड अगर कितना भी ओरिजिनल क्वालिटी का हो, वो अगर किसी ने पहना तो। अब उनका आई थिंक लाइट चली गई, ब्लैकआउट तो नहीं हो गया? चलो कोई, आजकल तो इंडिया में ब्लैकआउट भी हो रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो द पॉइंट इज कि मैं रवि कांत जी से इसलिए बात करना चाहता था क्योंकि कारण यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब मेरे मेरे पास आते हैं और जो मुझसे कहते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, तो फिर मुझे याद था कि ये रवि कांत जी इसमें डील करते हैं, तो ज़रूर मैं इनको रेफ़र करूंगा कि सर आप देखो, क्योंकि ये मैटर अभी मेरा है नहीं। और थोड़ा बहुत आगे जाके हो सकता है कि मैं अपनी कंपनी की वेबसाइट पे इन चीज़ों का एक सेक्शन डेवलप करूं कि अगर कोई व्यक्ति जो है, अगर जिसको लगता है कि ये चीज़ खरीदनी चाहिए, तो वो जाकर खरीद सकता है और अपने अपने घर में मंगा सकता है। तो वो मुझे लगा कि कोई ऐसा ऑथेंटिक बंदा हो जिसको मैं जानता हूँ, ठीक है, तो मैं वो अपॉर्चुनिटी उसी को देता हूँ कि भाई आप करें। तो इसीलिए मुझे लगा कि रविकांत जी से बेटर कोई और होगा नहीं, तो इसीलिए मैंने उनसे बात किया, बट इट्स फाइन। तो कहीं ना कहीं क्लियर है। तो मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बताया कि किस तरीके से हम क्लाइंट के साथ डील करेंगे और कैसे कैसे हम किसी के नाम को सजेस्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, जितने भी क्लाइंट अभी आ रहे हैं या जो भी लोग आपसे कंसल्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर उनका डिटेल जरूर लो और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लिखो। आप वो नाम पूछे ना पूछे, आप उसका कैलकुलेट करो। मोबाइल पूछे ना पूछे, आप उसको कैलकुलेट करो। मगर जैसे कुछ नाम बहुत खराब है, रितु बहुत खराब है, नेहा बहुत खराब है, दिव्या बहुत खराब है, ठीक है, सुष्मिता बहुत खराब है, राजेश बहुत खराब है। तो क्या होगा, ये आपको ना नाम पढ़ पढ़ के समझ में आएगा, यार ये नाम तो बिल्कुल नहीं देना, ये नाम तो बिल्कुल नहीं देना, ये नाम बिल्कुल नहीं अच्छा है। तो उससे आप बस क्लाइंट को एट लास्ट ये बोल दो, सजेशन में लिख देना, सजेशन में लिखना कि सर इन फ्यूचर, ये मत बोलना कि अभी आ जाओ, ठीक है, ऐसा मत बोलना। ये बोलना कि सर इन फ्यूचर अगर आप कभी मेरे पास दोबारा आए या हम दोबारा बैठे दोबारा बात करें, तो सर मैं चाहूंगा कि आप अपने नेम और मोबाइल नंबर को के ऊपर जरूर सजेशन लें, क्योंकि इसको भी बेटर करने की सुविधा है, ऑप्शन है। क्लियर? ये मत बोलना कि अभी करो, ना ना ना, ये बोलना सर जब आपको ठीक लगे तब आप आना
और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सर मोबाइल नंबर के कौन से कॉम्बिनेशंस आपको लेने चाहिए, कौन सा नाम लेना चाहिए। और कई बार ऐसे भी क्लाइंट आते हैं जिनको पता होता है कि मेरा तो नाम दिव्या खराब है क्योंकि पहला लेटर डी है, फिर पूरा कैलकुलेट करते तो पता लगता है 13 का 4 निकलता है कि 16 का 7 निकलता है। तो उस केस में उनको पता होता है, तो उस केस में आप क्या बोलो कि सर, हालांकि इस कंसल्टेशन में नेम और मोबाइल पे हम बात नहीं करते, ठीक है, मगर फिर भी अभी तक जो जितने मैंने क्लाइंट्स के साथ केटर किया वहां पर मेरी स्टडी कहती है कि ये नाम अच्छा नहीं है। इन फ्यूचर जब भी हम मिलेंगे तो मैं चाहूंगा कि मैं आपके नाम को या मोबाइल नंबर को सही करूं। और अगर आपने आधा घंटा 45 मिनट उसको सही से दिया, उसको समझाया, उसको बात आपकी समझ में आई, उसने रेमेडी फॉलो की, तो जीवन में बदलाव हो ना हो मगर बेहतर जरूर हो जाएगा। क्लियर? और जिस दिन जीवन बेहतर हो गया उस दिन वो आपसे बोलेंगे मैम कितना फीस लोगे मेरा नेम और मोबाइल नंबर का? तो बोलना सर ज्यादा नहीं सर, 5,000 दे दीजिए, इतना ही काफी है, और वो दे देगा। क्लियर है? तो इसीलिए मगर आपकी पहली कंसल्टेशन जो है, जो आप उसको बात बता रहे हो, ठीक, वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करना, क्योंकि ये काउंसलिंग की फील्ड है, समझ रहे हो? और हम बाय डिफॉल्ट काउंसलर्स भी हैं, और कई बार हमें काउंसलर के साथ डील करना पड़ता है। ठीक है, चलिए हर्षवर्धन जी भी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। जी हर्षवर्धन जी बताइए सर, आप हमारी किस तरीके से सहायता कर सकते हैं? रविकांत जी को तो सुन लिया, सर नमस्ते। वो नीलम पहना देंगे और मूंगा पहना देंगे। यानी ठीक है, आप क्या सहायता कर सकते स्टोन स्टोन्स की रिंग्स हैं? हाँ बना सकते हैं, किसी भी तरह का स्टोन, डायमंड, जी, सारे तरह के स्टोन, उपरतन जी सब आप मिल उनकी जाते हैं रिंग यहाँ बना दिल्ली। सकते हैं, हैं जी? आप उनकी रिंग बना सकते हैं। रिंग भी बना सकते हैं और उपलब्ध भी करा सकते हैं, हर तरह का स्टोन जैसा भी अच्छा, आपकी रिक्वायरमेंट होगी। ओके ओके, चलिए फिर तो बढ़िया है। और दिल्ली में ही आपके नजदीक है। हाँ आप तो मेरे बहुत नजदीक हो। जी ठीक है, तो रविकांत जी और हर्षवर्धन जी, इन दोनों का नाम मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। तो हर्ष, आप दोनों सर, ठीक है, मतलब आपको मैं कभी भी फोन करूंगा, क्योंकि कई बार होता जी है जी सर कि मैं जो हूं, मैं सीधा से मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बोला कि ये करो वो करो, ठीक है, बट जी 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 अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं सर मुझे चाहिए, तो मैं कहूंगा यार कि आप सीधा हर्षवर्धन जी से बात कर लो या रविकांत जी से बात कर लो, वो आपको बेहतर गाइड कर जी। पाएंगे। ठीक है ना, कि ठीक है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है, आपको याद होगा कि रेमेडी सेक्शन में मैंने कुछ स्टोन्स लिखाए हैं आपको, मतलब जब मैंने रेमेडी सेक्शन पढ़ाया था कि उनमें स्टोन्स लिखाए हैं, तो वो स्टोन हम पहन सकते हैं। ठीक है, मैं किसी चीज की डिनाई नहीं करता जब तक मैं, मुझे लगता है कि भाई अगर मैंने उसको यूज ही नहीं किया तो उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। जिस दिन यूज करूंगा उस दिन डेफिनेटली मुझे लगेगा कि इसका कुछ इम्पैक्ट है। जैसे मैं मानता हूं, मैं या तो हर्षवर्धन जी या रविकांत जी से जरूर मैं कनेक्ट करूंगा। एक स्टोन आता है, ठीक है, जिसको हम घर में रखते हैं, जिसका नाम है एमेथिस्ट। वो स्टोन बहुत अच्छा है। ठीक है, मतलब हम्म। अगर आप देखें, मुझे अभी मैंने अपने घर में नहीं रखा, ठीक है, मगर मैं जितना भी फीडबैक मैंने सुना या लोगों से बात की या मेरे फील्ड में जितने लोगों उन सबसे बात की, उनने सबने सजेस्ट किया कि सर अगर पॉसिबल है तो मेरे ख्याल से बड़ा पत्थर होता है। हर्षवर्धन जी इसके बारे में कुछ सर बता सकते हैं अगर कुछ पता है तो? मैं इसका हिंदी नाम ढूंढ के फिर आपसे बात करूंगा, क्या अच्छा इसको ठीक है, बोला जाता है, क्योंकि चलो मैं कई नए रविकांत जी नए से नाम पूछता हूँ। रखे गए रविकांत जी, हैं। एमेथिस्ट के बारे में कुछ बता हाँ सकते हैं सर, क्या है? सर, वो उपरत्न कैटेगरी, क्रिस्टल कैटेगरी में ही आता है। मैंने बहुत जनों को बेचा है वो, हम्म और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है सर। मतलब बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। हम्म आपने कोई मार्केट में पैसे अटके पड़े हो तो वो रिकवर होने के लिए अच्छा रहता है। अच्छा, और स्पेसिफिकली उसका यूज जो हम सजेस्ट करते हैं ज्यादा करके, तो वो हाँ, मेडिटेशन पर्पज के लिए, या किसी को अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए हो, तो हम्म उसके लिए बहुत ही औसम रिजल्ट है सर अमेथिस्ट के। तो जी, वो हाथ में भी पहन सकते हैं, मिडल फिंगर में, हम्म चांदी में, या हम्म फिर जैसे आप बोल रहे थे उसका रॉ क्रिस्टल मिलता है बड़े साइज में, हाँ तो हाँ, वो हम घर में या ऑफिस पे भी रख सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है सर उसका। अच्छा ठीक है ठीक है, चलिए, हाँ। तो यहाँ पर एक सवाल है, प्रियंका जी, और स्टोन का प्रियंका जी सर, कहाँ है, दिखाई सॉरी। नहीं दे रही, हाँ ये रही। प्रियंका जी अपना सवाल डायरेक्ट आप रविकांत जी से पूछिए, मेरा गला बहुत खराब है। नहीं सर, मैं एक्चुअली में बताई थी फैमिली लाइफ के लिए भी एक ये स्टोन अच्छा होता है कि अगर घर में लड़ाई झगड़े हस्बैंड वाइफ के हो रहे हैं तो एमेथिस्ट को रखते हैं, मतलब वो भी उसके लिए भी यूज हाँ करते हैं। अच्छा, काफी सारे हाँ मतलब, न्यूमरोलॉजिस्ट और ये स्टोन टैरो कार्ड वाले हम्म, एमेथिस्ट को बहुत प्रमोट करते हैं। हाँ क्योंकि सूदिंग इफेक्ट है उसका, सूदिंग।
मतलब अच्छा, तो मतलब प्योरीफाई उसका इम्पैक्ट एनवायरमेंट। वो पति हाँ। पत्नी की लड़ाई नहीं होगी, ये तो बहुत बढ़िया है। मतलब ये तो गजब सॉल्यूशन है यार। ठीक है कि पति पत्नी की लड़ाई नहीं होगी। अच्छा ठीक है, तो फैमिली अच्छा होता है प्रियंका जी, और क्या अच्छा होता है? सर एनवायरमेंट को प्योरीफाई करने के लिए। इन्वायरमेंट को प्यूरिफाई करता है, मगर जहां तक मुझे लगता है मैंने कभी ये नहीं सुना कि किसी ने अंगूठी बना के एमेथिस्ट की पहन ली। ठीक है, नहीं मगर मैंने कभी। ये सुना है कि उन्होंने 1 किलो या 2 किलो का कोई बड़ा सा लेके आए पत्थर, और हाँ उसको अपने जी। ड्राइंग रूम में रख दिया या मंदिर में रख दिया या किसी जगह रख दिया। ये मैंने सुना है, मैंने हाँ अंगूठी नहीं जी। सुना हाँ नहीं, सर मैंने अंगूठी भी। भी होता है सर। है। अंगूठी होता है, पहनते हैं, मैंने बहुत जनों को दिया है क्लाइंट को। अच्छा, अंगूठी पहनते हैं, क्योंकि तो सर एक्चुअली अंगूठी हाँ, अंगूठी नवरत्न। पहनना अच्छा है कि घर में रख दे सर, वो अच्छा है? नहीं अभी वो कैसा सॉरी, अपना पर्पस क्या है वो हिसाब से, किसी को अगर इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए चाहिए, हम्म। या फिर मैंने जिस जिस व्यक्ति को दिया है वो उसमें से 80% लोग स्पिरिचुअल फील्ड में ही है, इसलिए मैंने उनको दिया। तो अगर इंडिविजुअली उनको वही सूट करेगा, अगर किसी को ऑफिस या घर के लिए ओवरऑल चाहिए तो फिर वो बड़ा रॉ क्रिस्टल लेना ही अच्छा है। अच्छा, तो मैं मेरा सवाल ये है कि जैसे लेट सपोज कि क्या इस एमेथिस्ट का रिलेशन जो हम डेट ऑफ बर्थ पढ़ते हैं या मूलांक भाग्यांक पढ़ते हैं, तो उसका तो नहीं है कि जैसे 1 वाले के लिए बहुत नहीं नहीं अच्छा होगा, 8 नहीं वाले के लिए खराब हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये कोई भी पेन ऊपर रत्न कोई भी यूज कर सकता है। खाली जो 9 रत्न जो मैंने बोले, 9 जो मेन स्टोन्स रहते हैं, जो अपना सफायर हो गया, पुष्कराज हो गया, मूंगा, वो स्पेसिफिकली लग्न कुंडली देखनी पड़ती है। अच्छा, तो ओके। मैं मतलब खुद में सर्टिफाइड हूँ ना रत्न ज्योतिषी, तो मैं मतलब वो को हिसाब से कुंडली भी देखता हूँ, और रत्न लग्न कुंडली देख के फिर सजेस्ट करना पड़ता है कि आप ये स्टोन पहनो करके। ग्रेट ग्रेट सर, तो बाकी डेफिनेट। ऊपर रत्न तो कोई भी पहन सकता है सर, वो तो सबको अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा, सबसे ओके। अच्छा रिजल्ट मैं बोलूँ सर, सबसे अच्छा स्टोन अगर किसी को पहनना है, कि मुझे सब कोई पूछता है कि हमें कुछ नहीं देखना या हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें खाली एक स्टोन बोल दो जिसमें सब आ जाए, जी। तो सर जो मैं बोल रहा हूँ, ये फिरोजा जो रहता है, फिरोजा, ये मेरे मिडल फिंगर में है। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं सर? जो सलमान, फिरोजा? फिरोजा फिरोजा सलमान खान के हाथ में भी फिरोजा, आपने अच्छा, ब्रेसलेट देखा है। फिरोजी का फिरोजा होगा, फिरोजी का फिरोजा। सलमान खान, सलमान खान के हाथ में भी ब्रेसलेट है सर वो। अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ हाँ, अच्छा। उसे बहुत फिरोजा सब बोलते हैं। मेरे बहुत क्लोज टू हार्ट, और मेरा सबसे फेवरेट ऊपर रत्न शरीफ फिरोज, इतना खतरनाक रिजल्ट है इसका। अच्छा। कोर्ट केस में बोलो, नेम एंड फेम, फॉर्च्यून, अच्छा, प्रोटेक्शन एंड प्रॉस्पेरिटी, बहुत बहुत जबरदस्त अच्छा है। इफेक्ट है इसका। अच्छा, मतलब उंगली में पहनने के लिए फिरोजा बहुत अच्छा है, तो उसमें मूलांक और या भाग्यांक नहीं उंगली देखते में हैं? ब्रेसलेट, नहीं नहीं नहीं, कोई भी पहन सकता है। अच्छा, कोई पहन सकता है। तो वकील वकील लोगों के लिए सर, मैं तो मेरे जितने भी फ्रेंड है वकील लोग, मैं उनको बोलता हूँ आप एक बार काला कोट मत पहनो, लेकिन फिरोजा पहनो। ओके। मतलब इतना वकील, मतलब कोर्ट मैटर में तो बहुत बहुत सूट करता है। नहीं नहीं मेरे सर, एक क्लाइंट को मैं दिया था इसका मैं मैंने, दो हाँ। दो 2 हफ्ते में उसका मुझे फीडबैक था सर, अच्छा। कि 3 साल से वो एक केस झेल रहा था बिना काम का। मैंने उसको, मेरे गारंटी पे आप फिरोजा पहनो। जी। उसने पहना भी नहीं, वो कैरी करके घूम रहा था जस्ट 2 हफ्ते से। उसकी हाँ डेट थी कोर्ट की, उसने 2 हफ्ते बाद मुझे फोन किया कि रविकांत, मेरा कोई केस ही पलटी हो गया बोले पूरा। वो हाँ। सामने वाला खुद होके कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार हो गया, और एकदम कम अमाउंट पे तैयार हो गया, बोले तू क्या स्टोन दिया मेरे को, तब 2 हफ्ते में फीडबैक था उसका। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सर, ये बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो वही मैं सोच, मुझे मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था, क्योंकि इस तरीके की रिक्वायरमेंट बहुत आती है और बहुत सारे लोग मेरे हाँ। पीछे पड़े रहते हैं कि सर आप हमें कोई स्टोन बता दी, कोई बता दी, तो मुझे, मैं एमेथिस्ट के लिए मुझे लगता था कि घर में रखना, मेरे अंगूठी पहनने के बारे में तो मैंने नहीं सोच रहा था। ठीक है, मगर मैं एमेथिस्ट घर में रखने की सोच रहा था। तो उसमें कोई ऑप्शन होता है कि सर किस डायरेक्शन में रखना चाहिए और कैसे रखना चाहिए? डायरेक्शन भी उसके लिए बेस्ट सुटेड रहता है, वो नॉर्थ रहता है। नॉर्थ रहता है, ठीक है। हाँ, नॉर्थ साइड के दीवार के तरफ बहुत अच्छा। अगर किसी को अगर लिविंग रूम में ही रखना है, तो फिर आग्नेय दिशा में अच्छा रहता है। अदरवाइज नॉर्थ में तो आप बिल्कुल रख सकते हो। नॉर्थ में रख सकते हैं, ओके, ठीक है ठीक हाँ, क्योंकि मेरा कैसा काम है सर, और मैं मतलब मैं किसी व्यापारी से लेके स्टोन नहीं बेचता हूँ। है। मैं जिस आदमी से, मतलब मेरा जो सप्लायर है, उसको 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसमें, वो खुद एक साइंटिस्ट है। अच्छा, वो ओके। टोटल 6 कंट्रीज में हम्म। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स लोगों को एक्सपोर्ट करता है ये सब चीजें। जी। तो उससे मेरा डायरेक्ट सप्लाई है, इसलिए मेरे पास एकदम रीजनेबल रेट और ओरिजिनल स्टोन से, अगर सपोज मैं पुखराज और नीलम की बात करूँ, तो सबसे टॉप क्वालिटी के श्रीलंका के रहते हैं, ओके और मैं सिर्फ श्रीलंका नहीं बेचता हूँ। ओके। अच्छा, इसमें भी मतलब कैटेगरी मेरे, होती है सर कि हाँ कौन से देश का अच्छा है, कौन सा हाँ नहीं? हाँ हाँ, पुष्कराज और नीलम सबसे टॉप क्वालिटी के श्रीलंकन रहते हैं।
अब और वो सपोज मैं यहाँ पे, मैं अभी जस्ट एक एग्जांपल बता दूं, मेरे पास ये दो कैटेगरी है, एक 4,000 रुपए पर कैरेट में बेचता हूँ मैं। हाँ। सेम कैटेगरी का पुखराज हमारे यहाँ का एक बहुत रिनाउंड और बहुत पुराना शोरूम है, वो 14,500 रुपए पर कैरेट में बेच रहे हैं। अच्छा। अच्छा। मैं 4,000 रुपए में बेचता हूँ, वो 14,000 रुपए में बेच रहे हैं। इतना अरे डिफरेंस, और भगवान। रिजल्ट, स्टोन हाँ, स्टोन और रिजल्ट सेम है, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी, जी रिजल्ट सेम है। जी जी। इतना बार मतलब लूट रहे, लोगों को लूटते हैं इतना बार। इतना बार लूटते हैं। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर। तो मैं आप दोनों लोगों का नाम मैंने लिख लिया है, रविकांत जी और हर्षवर्धन जी। और आप एक काम कीजिएगा, रविकांत जी और हर्षवर्धन जी, अपना पर्सनल डिटेल जो है वो ग्रुप पे शेयर कर देना सर, क्योंकि अगर दिल्ली के आसपास जो लोग रहते हैं वो हर्षवर्धन जी के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ। जरूर कुछ जरूर कह रही सर, हैं? जरूर। अच्छा, मुझे लगा कोई और आवाज आ रही है, चलिए इसको म्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर दिल्ली के पास जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो हर्षवर्धन जी से कांटेक्ट कर लेंगे। और अगर रविकांत जी, सर एक बार बता दीजिए आप रहते कहाँ हैं, स्टेट क्या है आपकी? स्टेट नहीं पता मुझे। मैं नासिक में रहता हूँ सर, महाराष्ट्र, नासिक। महाराष्ट्र रहते हैं, अच्छा महाराष्ट्र हाँ, में। अभी 2027 को हमारे यहाँ कुंभ है सर, आइए वहाँ भी। वहाँ कुंभ है? हाँ, नासिक में भी बढ़, इसीलिए तो फेमस है वो, वहाँ पे भी अरे कुंभ सर, रहता है। मैं तो और हमारे कुंभ मेरे घर प्रयागराज से, में सुना था सर, नासिक का तो नहीं नहीं, मैंने कभी नहीं सुना। मेरे मेरे घर से 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है जहाँ पे शाही स्नान होता है। अच्छा, दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। 2027 में अभी है हमारे यहाँ पे, आप नहीं आइए। नहीं, नासिक आऊंगा सर तो प्याज खरीदे, जरूर खरीदूंगा, मैंने सुना प्याज बहुत अच्छा मिलता है नासिक में। अभी अभी बहुत अच्छा रेट पे चल रहा है, अभी आप आओगे तो महंगा भी नहीं, अभी सस्ता चल रहा है। अभी तो 9 रुपए 8 रुपए किलो चल रहा है। जी जी जी। अच्छा, 4 स्टेट में होता हाँ है? अच्छा, मुझे नहीं पता था भाई। हमें तो ये पता, हम यूपी में पले बड़े तो पता लगा यूपी में कुंभ होता है, बाकी तो कहीं कुंभ नहीं नहीं, होता। वो अमरूद का जो ड्रॉप था, वो जहाँ जहाँ पे गिरा है, वहां वहां पे अच्छा, वो वहाँ वहाँ कुंभ ये होता होता है। है। हाँ वो जो ठीक। अमृत मंथन हुआ था वो टाइम, वो जो वो गरुड़ के हाथ में अमृत कलश था, तो वो जहाँ जहाँ पे बूंदे गिरी, वो 4 जगह पे कुंभ में मिला रहता है। कुंभ में मेला रहता है, ओके। चलिए, तो मुझे लगता है कि हमारा जो इनिशिएटिव है ना प्रैक्टिस बैच बनाने का, ये बेहतरीन है भाई। क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ज्ञान है और वो दे सकता है। तो मुझे लगता है अभी ये सर ने बताया, रविकांत जी ने, ठीक है, तो ऐसे मुझे लगता है आने वाले जितने बैचेस में बच्चे बढ़ते जाएंगे, सबका कोई ना कोई ज्ञान होगा और हम सब एक दूसरे से कनेक्ट रहें। ठीक है, बड़ा अच्छा है। जैसे इनको आज पता लगा कि रविकांत जी नासिक में रहते हैं, तो जितने लोग नासिक के आसपास रहते हैं भाई, वो बेनिफिट जरूर उनका ले सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं। और कोई स्टोन या कुछ भी चाहिए तो आप उनसे बात कर सकते हैं, अच्छा है। और हर्षवर्धन जी दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो रविकांत जी और हर्षवर्धन जी, प्लीज़ आप हमारे ग्रुप में अपना शेयर कर दीजिए अपनी डिटेल्स, और मैं उसको आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, अपना, हाँ, सुमित जी भी कह रहे हैं कि अपना नंबर आप भेज दें, तो सर शेयर कर देना, नाम लिख देना और अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़िया। तो अभी आई बिलीव, अभी मैंने समझा दिया सबको कि किस तरीके से हम क्लाइंट से बात करेंगे और क्या फॉर्मेट होगा। और एक लास्ट बस एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पहले वही जो मैं स्टार्टिंग में बोला कि अभी अब आप लोगों को क्या करना है, जो जो लोग प्रैक्टिस बैच में ऐड हो रहे हैं, आपको अपना बैच 1 छोड़ देना है। ठीक है, लेफ्ट कर देना है जिन जिन के हैंड रेज हुए थे। एक एक करके मैं सबको ऐड करता जाऊंगा प्रैक्टिस बैच में। जैसे ही आप प्रैक्टिस बैच में ऐड होंगे तभी लेफ्ट करना है, उससे पहले नहीं करना है। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस बैच में ऐड नहीं हो रहे तब तक आपको लेफ्ट नहीं करना। और दूसरा, उस बैच में कंडीशन ये है, वो सारे भाई मेरे ही स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनको मैंने पढ़ाया है। तो आप आराम से चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरी रख सकते हैं। और हमारा महीने में एक बार मुलाकात होगा, तो जिस दिन मेरी मुलाकात होगी उस दिन जो भी सवाल, जो भी डाउट है वो ज़रूर मैं लूँगा। और आने वाला जो संडे है, जो कमिंग संडे है, उसमें मैं एक डाउट क्लास रख रहा हूँ। ठीक है, तो आपके जितने भी डाउट या सवाल हैं वो आखिरी बार मैं आपके लेना चाहता हूँ एक फॉर्मल वे में। ठीक है, तो संडे आप रेडी रहें। और संडे को जो हमारे डाउट क्लास होगी वो शुरू होगी 7 बजे नहीं होगी, वो 5 बजे होगी। ठीक है, तो 5 बजे से लेकर वो डाउट क्लास रात के 8 या 9 बजे तक चलेगी। और अभी कल मैंने डाउट क्लास ली है, आप ड्यूरेशन सोचिए, 5 घंटा 20 मिनट। मतलब मैं हद हो गया, इतनी लंबी डाउट क्लास। ठीक है, मगर इट्स अ फाइन। मगर ये है कि एट द लास्ट जब स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर अभी कोई डाउट नहीं है, अब अगली क्लास में पूछेंगे, तो इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो मैं कहूँगा कि आप अगले संडे ज़रूर कनेक्ट हो शाम के 5 बजे। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, मगर वो लिंक कहाँ आएगा, बैच उसमें, प्रैक्टिस बैच 1। ठीक है, तो वहाँ पर आएगा और वहाँ पर आप ज्वाइंट हो जाइए और उसमें सारे लिंक मिलेंगे। अब आपसे मेरा कनेक्शन
जो बनेगा वो सिर्फ प्रैक्टिस बैच 1 में ही होगा। ठीक है, तो एक एक करके मैं ऐड करता जाऊंगा, आप लोग ग्रुप लेफ्ट कर देना बैच 1 वाला। तो मिलते हैं आपसे सीधा संडे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, ऊपर वाला आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट एंड डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।